सर नहीं सर, चाय से तो जान वैसे वो आती है, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन सर हमने कहा नहीं नहीं, आज की क्लास तो खींचेंगे भाई, खींचेंगे आज की क्लास का। इंशाल्लाह इंशाल्लाह अगर टारगेट अचीव हो गया, हमें कोई ज़रूरत नहीं खींचने की। टारगेट अचीव नहीं हुआ तो मतलब जो है खींचना तो पड़ेगा ना सर। अगर हम देखते हैं, आए सर आए सर। पिछली क्लास को क्विकली आपको एक दफा रिवाइज करवा दूं। पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था ज्वाइंट वेंचर एंड ज्वाइंट ऑपरेशंस। हमने कहा था ज्वाइंट अरेंजमेंट के नाम से आता है। ऑपरेशंस के ऊपर आईएफआरएस 11 अप्लाई होता है, जबकि ज्वाइंट वेंचर्स के ऊपर आईएएस 28 अप्लाई होता है। सर फिर हम और आगे बढ़े थे, और आगे बढ़ते हुए हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था सर 28 के अंदर जाने की निशानी है कि कंपनी के तौर पे हम कर रहे होंगे अरेंजमेंट, और जबकि हमने कहा बाकी तमाम केसेस किसके हैं? हमने कहा बाकी तमाम केसेस किसके हैं? ऑपरेशंस के। ऑपरेशंस के केस में प्रोपोर्शनल अकाउंटिंग होती है, प्रोपोर्शनेट कंसोलिडेशन होती है, मतलब जितने परसेंट है उतने परसेंट एसेट, तमाम चीजें आपको ले लेनी है। जबकि 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 एसोसिएट के केस में हम क्या करते हैं? इक्विटी अकाउंटिंग करते हैं। क्या यहां तक आप क्लियर हैं क्रिस्टल वाले? यस सर। तो फिर हम आगे बढ़े। आगे बढ़ते हुए हमने कहा कि सर अगला काम जो आज हम करने वाले हैं, अगला काम जो आज हम करने वाले हैं, हमने क्या एंट्रीज भी बना ली थी ना पिछली क्लास में, और हमने जो आज एक सवाल करना था उसको भी अच्छे से कर लिया था। ऐसा ही है मेरा बच्चा? हाँ, उसका हमने एक पार्ट कर लिया था ना। आए सर, आज जो मैं आपको जो चीज़ पढ़ाने जा रहा हूँ वो है स्टेप एक्विजिशन। कौन सी एक्विजिशन? स्टेप एक्विजिशन। तो तैयार हो? कह दें एक दफा तैयार है। स्टेप एक्विजिशन सर, इसके ऊपर इंशाल्लाह आप लोग लॉ में भी एक चीज पढ़ेंगे, और उस चीज का नाम होगा टेक ओवर ऑर्डिनेंस। टेक ओवर ऑर्डिनेंस, यहां पर हम इसको नाम देते हैं स्टेप एक्विजिशन। स्टेप एक्विजिशन क्या होती है? आहिस्ते आहिस्ते करके अपना बना लेना, आहिस्ते आहिस्ते करके अपना बना लेना। सही है सर, आ जाएगी इंशाल्लाह ये ट्रिक, आप सीख जाएंगे आहिस्ते आहिस्ते करके अपना बनाने की कंसोलिडेशन में। सही है सर। हमने कहा अब होता यह है स्टेप एक्विजिशन के स्टेप बाय स्टेप एक्वायर करना। इसका एक और नाम है, इसका एक और नाम है पीस मील एक्विजिशन। क्या नाम है? पीस मील। ऐसी सी वाले बस भैया इसको यूजुअली पीस मील कहते हैं, हम सी वाले थोड़े देसी हैं तो हमने कहा ऐसे मुश्किल वर्ड हमें नहीं पता, हम स्टेप एक्विजिशन कहते हैं। सर स्टेप एक्विजिशन में होता है भाई, मेरे पास पहले मैंने 10% लिया, फिर 10 लिया, फिर 10 लिया, इस तरीके से आहिस्ते आहिस्ते करके मैं 50 क्रॉस कर दिया। अब अगर जो मैं 50 क्रॉस कर गया तो मैंने कहा कि सर यहाँ पर जो है, हमने कहा एक बड़ा मसला हो जाएगा। क्या मसला होगा सर? मसला ये होगा कि देखो 3 केसेस में स्टेप एक्विजिशन कहती है हो सकते हैं। स्टेप एक्विजिशन कहती है कि भैया 3 केसेस हो सकते हैं स्टेप एक्विजिशन के। बताओ मुझे कौन कौन से, जल्दी बताओ। इसमें दिया। और हमने कहा भाई देखो, ये सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं कि एग्जिस्टिंग जो हमारी होल्डिंग है, एग्जिस्टिंग होल्डिंग है, या तो वो हमारी होगी आईएफआरएस 9 के अंदर, नॉर्मल हमने शेयर्स लेके रखे हुए थे 20% से कम, या तो वो फॉल करेगी आईएस 28 में, और हमने कहा आईएस 28 ही कह लेते हैं। हमने कहा जिसमें एसोसिएट भी आ गए और ज्वाइंट वेंचर्स भी आ गए। और तीसरा केस है ये होगा आईएफआरएस 11 ज्वाइंट ऑपरेशन। सही है सर। हमने कहा ये 3 केसेस में हमारी एग्जिस्टिंग होल्डिंग हो सकती है, या तो आईएफआरएस 9 के हिसाब से हमने रखी हुई हो, मतलब 10% होल्डिंग थी एकदम से, बाकी 41 खरीद लिए तो 51 हो गई, या ज्वाइंट और एसोसिएट था हमारा। हमने कहा कि भैया हमने जो है 25% होल्डिंग रखी हुई थी, एकदम से 26% और खरीद ली, तो एसोसिएट से क्या हो गया? सब्सिडरी। बेस्ट फ्रेंड से कुछ खास हो गया। और हमने कहा तीसरा केस क्या था? आईएफआरएस 11। इसका मतलब क्या है? ज्वाइंट ऑपरेशंस था, और हमने कहा उसको हमने एकदम से खरीद लिए करके क्या कर दिया? अपना बना लिया। सर ये 3 एग्जिस्टिंग होल्डिंग हमारी 3 केसेस में हो सकती है। तो हमें आईएफआरएस 15 ने कहा देखो होल्डिंग किसी भी तरीके से हो, तुम्हें उसको घबराने की जरूरत नहीं है, तुम्हें क्या करना है, एक वर्किंग करनी है। उसने हमें एक वर्किंग दे दी। आईएफआरएस 15 नहीं, इससे मतलब इसी ने आईएफआरएस 3 ने फेयर वैल्यू ऑफ, इसको कॉपी कर लो फिर इसका सवाल देखेंगे। एग्जिस्टिंग होल्डिंग, ये भी कॉपी करें लेकिन पहले इसको कॉपी करें, उसके बाद फेयर वैल्यू ऑफ
कंसिडरेशन पेड, फेयर वैल्यू ऑफ NCI, और हम कर देंगे लेस फेयर वैल्यू ऑफ, ये आएगी फुल गुडविल। फुल गुडविल मेथड में फेयर वैल्यू ऑफ NCI लेस कर देंगे फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स, तो ये आ जाएगी हमारे पास गुडविल। तो उसका एक तरीका ये होता है, चले सर क्या हम क्लियर हैं, वो भी क्रिस्टल वाले, क्या हम क्लियर हैं वो भी क्रिस्टल वाले? यार हीरो मार्कर में इंक भर दे, सही वाली बढ़ना आज। ये गुडविल आ गई, ये हमारी क्या आ गई, गुड वाली विल। मेरा बच्चा क्विकली एक दफा फिर से रिवाइज करा दो, जो बच्चे जो अजीम हस्तियां लेट आई हैं उनके लिए। हमने कहा आज की क्लास में हम स्टेप एक्विजिशन या पीस मिल एक्विजिशन, इसको एसीसी वाला बच्चा पीस मिल कहता है, हम कहते हैं स्टेप एक्विजिशन। क्या आप स्टेप बाय स्टेप एक्विजिशन करते हैं। लॉ के अंदर आप पढ़ेंगे इसी से रिलेटेड लॉ, जिसका नाम होगा टेक ओवर ऑर्डिनेंस। सर क्या होता है, हमने कहा एग्जिस्टिंग होल्डिंग जो है हमारे पास बुक्स के अंदर, वो तीन में से किसी एक बेसिस पर हो सकती है। या तो हमने IFRS 9 के हिसाब से रखा हुआ हो, शेयर्स लिए हुए 8%, 10%, 12%, सही है सर। या तो एसोसिएट हो 20 से 50 वाला केस, या हमने कोई स्पेशल हमने ज्वाइंट ऑपरेशन हो, उसको हमने कहा कि हमने अब अभी क्या कर दिया, 50% से ज्यादा होल्ड कर लिया। अगर हमने 50% से ज्यादा होल्ड कर लिया, 10 से अब चले गए डायरेक्ट 41 करके 51 पे, हम 25 से चले गए 51 पे, और यहाँ पे ज्वाइंट ऑपरेशंस में भी हमने मेजर होल्ड अपने पास ले लिया, और हमने ज्वाइंट ऑपरेटर को बोला चल भाई टाटा बाय बाय, अब कंट्रोल हमारा है। तो इस केस के अंदर हमने कहा कि सर ये आ गया स्टेप एक्विजिशन का केस, इसकी कैलकुलेशन बड़ी आसान है। हमने कहा इसकी कहानी कैसे शुरू करें, इसने कहा बिल्कुल सब्सिडरी है। हमने कहा वाकई में, बोला बस एक काम एक्स्ट्रा है। हमने कहा क्या, इसने कहा जो एग्जिस्टिंग होल्डिंग है ना, उसको सबसे पहले फेयर वैल्यू पे ले आओ, उसको सबसे पहले किस पर लेकर आ जाओ, फेयर वैल्यू ऑफ एग्जिस्टिंग होल्डिंग, उसको आप लेकर आ जाओ एग्जिस्टिंग होल्डिंग को फेयर वैल्यू पे। क्या मतलब, आप एक एंट्री बनाओगे एग्जिस्टिंग होल्डिंग की इंडिविजुअल बुक्स में, इन्वेस्टमेंट डेबिट और PNL या CRE क्रेडिट, और अगर लॉस हो रहा होगा तो इन्वेस्टमेंट क्रेडिट, PNL या CRE डेबिट, और इसके बाद बाकी सब कुछ वही है जो तुम किस में करते हो, नॉर्मल सब्सिडरी के केस में कर रहे होते हो। सर क्या हम यहां तक क्लियर हैं, यस और नो? तो सर फिर हम इसका भी एक सवाल करेंगे, तो आप देखेंगे कुछ मसला ही नहीं है। मुस्कुराते हुए आप एक सवाल मेरे साथ अभी करेंगे, दूसरा सवाल भी आप करेंगे। स्टेप एक्विजिशन में सब्सिडी बनेगी तो ही मसला है, वरना हमने का कोई खास इशू नहीं है। स्टेप एक्विजिशन का जो कॉन्सेप्ट है वो है ही किसके केस में, सब्सिडरी। आहिस्ते आहिस्ते करके किसी को अपना बना लेना, समझा? हाँ लेकिन हमने कहा हम अब पूरी फिल्म तेरे को थोड़ी दिखाएंगे भाई, हम तो डायरेक्ट लेके चले गए कि पहला स्टेज दिखाया और आखिरी स्टेज के भाई, मतलब ये थोड़ी कि तुझे बताएं 10 थी, फिर 20 थी, फिर 25 थी, फिर 30 थी। सही है सर। हमने कहा भैया स्टेप एक्विजिशन हम इसी को कहते हैं। चले सर आ जाए, आगे बढ़े, बढ़े आगे। अरे अभी भी कॉपी करोगे, इतना कॉपी करने में टाइम नहीं लगाओ। ट्रीट के नंबर इंशाल्लाह भी कुछ और लोगों का आने वाले हैं, नहीं? चलें सर बढ़े आगे, हैं कुछ लोग इंशाल्लाह उनका आएगा, आए सर आए। चलें सर, चलें चलें चलें, नहीं सवाल करेंगे भाई, क्योंकि बुध की क्लास भी अभी मैं आपसे पूछूंगा, क्योंकि 30 जून में पता नहीं आप लोग स्टॉक काउंट पे होंगे नहीं होंगे। यार अब हमारी फर्म के साथ तो सीन ऐसा हुआ, वैसे कह रहा हमारी फर्म के पास कोई स्पेसिफिक स्टॉक काउंट असाइनमेंट था नहीं, और स्टॉक काउंट असाइनमेंट आया, जिस दिन स्टॉक काउंट असाइनमेंट था उसी दिन ऑर्डर आ गया कि भाई सही है। तो अब मतलब उन्होंने एक दिन पहले ही हमें कह दिया कि यार अब रुक जाए, अब तो कुछ बचा ही नहीं है। आ जाए सर, चले सर आ जाए, स्टेप एक्विजिशन की एग्जांपल पे आ रहे हैं। मैंने जो आपको पिछली क्लास में हैंड आउट दिया था, उस हैंड आउट के अंदर ये एग्जांपल मौजूद है, पेज नंबर 3 एग्जाम्पल का है। अभी सिर्फ इसके अंदर PNL भी है, ये ACCA का सवाल है।
हम 2 सवाल देखेंगे क्विकली स्टेप एक्विजिशन के, और बस के बाद बड़े आराम से ये सवाल आप लोग कर लेंगे। पेज नंबर 3 पिछली क्लास वाले हैंडआउट का है। आइड हैज ओन्ड 90% ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स ऑफ फ्लोर फॉर मेनी इयर्स। आइड हैज आल्सो हैज अ 10% इन्वेस्टमेंट इन द शेयर्स ऑफ बाइन which was held in the consolidated statement of financial position as at 31 December 2006 at 24,000 in accordance with IFRS 9 on 30 June 2007 I acquired further 50% of buying equity shares at a cost of rupees 1,60,000. The draft financial statements of for profit or loss, हमने कहा प्रॉफिट और लॉस पे अभी हम नहीं जा रहे। The non-controlling interest is calculated using fair value method on 30 जून 2007. Fair values were as follows. इसने कहा fair value were as क्या हो जाएगी? Follows. Binds identifiable net assets कितने के? 2 लाख। नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट इन बाइंस कितने का है मेरा बच्चा, जल्दी बता दो। 1 लाख, जबकि हमने कहा ओरिजिनल 10% इन्वेस्टमेंट इन बाइन कितने की है? 26,000। तो हमने कहा सर अब इसमें बनाना तो कंसोलिडेटेड प्रॉफिट और लॉस है, बट अभी हम इसकी निकालेंगे स्टेप एक्विजिशन के केस में सीन क्या है, कैसे होगा। मैं चाहूंगा ये सवाल आप सब एक दफा फिर से पढ़ लें, फिर हम इसको बोर्ड पे भी करेंगे, हम इसके एंट्रीज भी बनाएंगे। सवाल एक दफा मेरा बच्चा सब फिर से पढ़े, फिर से। पढ़ लिया? माशाल्लाह एंजॉय। तो मैं सोच रहा हूँ 38 को शायद क्लास ना ले आवाम, अगर नहीं 28 को नहीं, अब 28 को तो एक आध जगह का है, तो हम सर उसके लिए थोड़ी कुछ इतना कर सकते हैं। 38 को आवाम का है ना, उम्मत की इज्तिमाइयत पे जाते हैं हम तो, है ना सर। आए सर। अब ये सवाल आपके सामने, पहले हम इस सवाल को आम तरीके से देखते हैं इस फॉर्मेट के थ्रू, और फिर हम क्या करेंगे सर, फिर हम जो है हमने कहा हम नमाज पढ़ने जाएंगे। नहीं सर, इसके बाद हम एक और सवाल करेंगे, और वो एक और सवाल जब हम कर लेंगे इसके बाद इंशाल्लाह नमाज का ब्रेक, और फिर पास पेपर का ACCA का सवाल। आए सर, इस सवाल में मुझे बताएं फेयर वैल्यू ऑफ एग्जिस्टिंग होल्डिंग, इसने हमें बता दी बिल्कुल आखिरी में 26,000। आर वी क्लियर? हमने कहा फेयर वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन पेड कितनी है भैया? 1,60,000 दी हुई है, इतनी है। फेयर वैल्यू ऑफ NCI कितनी है? 1 लाख। टोटल ये आ गया हमने कहा, और फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स कितने? 2 लाख। तो मेरा बच्चा गुड रुक जा, 3,20। गुडविल कितने की आ गई? 3 लाख। ये तो हमने कहा हमने इसकी अकाउंटिंग कर ली कि 3,20,000 की गुडविल आ गई। क्या हम क्लियर हैं? मेरा बच्चा आवाज सही है? ऑनलाइन वाले बच्चों सबको, अतीक मेरा बच्चा शायद सबको तो सही है। तो ये कौन है जो गुमराह कर रहा है क्लास को? ऐड कर दिया था आपने, या आपने इसको 260 ले लिया था? हाय, चले सर, आवाज वगैरह सब कुछ सही है मेरा बच्चा। अगर 1-2 बच्चों का कुछ मसला है तो वो रही लॉग इन हो जाए, आ जाएंगे। चले सर, ये तो हमने कहा गुडविल कितनी आ गई? 86,000। अभी कॉपी कोई नहीं करेगा, अभी बोर्ड पे देखें। हम पहले इसकी एंट्री बनाते हैं, इसको समझते हैं। सर अभी एसोसिएट की और उसकी जो है इन्वेस्टमेंट 10% हमारे पास कितने पे आ रही थी? बुक्स के अंदर हमने कहा 24,000 पे आ रही थी। इसको हमने 31 दिसंबर 2006 को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में 24,000 पे शो किया हुआ था, और अब हम 30 जून को इसको अपनी सब्सिडरी बनाने जा रहे हैं। तो पहला काम हमें कहा गया कि भैया ये जो 24,000 वाली इन्वेस्टमेंट है ना, इसको किस पे लेकर आओ? फेयर वैल्यू पे। अब इधर देख लो बोर्ड पे, पेरेंट एंट्री बनाएगा, क्या बनाएगा? पेरेंट एंट्री बनाएगा सबसे पहले इसकी इन्वेस्टमेंट डेबिट और CRE
या पेरेंट अपना पीएनएल क्रेडिट करेगा, सवाल में उसने करके नहीं दिया हुआ होगा तो हमें ये एंट्री बनानी पड़ेगी। ठीक है सर, ये एंट्री बनी इन्वेस्टमेंट डेबिट। और पहला रूल, जब सब्सिडरी बना रहे हो अपनी तो जो भी इन्वेस्टमेंट आ रही है उसको किस पे लेकर चले जाओ, फेयर वैल्यू पे। हमने कहा बढ़िया हो गया। फिर आगे बढ़े, आपने नई इन्वेस्टमेंट भी की है, वो कितने की है? 1,00,000। हमने कहा इन्वेस्टमेंट डेबिट सूदी दारा कितने से मेरा बच्चा? 1,60। क्या हम क्लियर हैं? ये हमने एंट्री बना ली। अब हम आगे, हमने कहा भैया कंसोलिडेटेड बुक्स में आते हैं। किस में आते हैं? कंसोलिडेटेड बुक्स में आते हैं। और हमने कहा यहां पर हम क्या रिकॉग्नाइज करेंगे? गुड वाली विल। हमने कहा हमारे पास सबसे पहले क्या है? नेट एसेट्स। इसने बता दिया कितने के? 2,00,000। मानते हो यस और नो? नेट एसेट्स हैं 2,00,000 के। हमने कहा गुडविल भी निकालते हैं। इससे पहले हमने कहा अपनी जो इन्वेस्टमेंट थी वो कितनी है? 1,60 प्लस 24 प्लस 2 26, 1,86,000। अपनी इन्वेस्टमेंट कितनी हो गई? 1,86,000। फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई कितना है? 1,00,000। तो हमने कहा गुड वाली विल कितनी आ गई? 86,000। ये एंट्रीज बनी, ये एंट्रीज बन गई कि सर याद है ना, अपनी कंसोलिडेटेड बुक्स में हम इन्वेस्टमेंट को क्या कर देते हैं? क्रेडिट कर देते हैं। ये हमने क्रेडिट कर दिया, एनसीआई को किया, नेट एसेट्स लिखे, गुडविल कितनी आ गई? 86,000। अब इस ट्रांजैक्शन का मैं आपको बता दूं सवाल पे क्या इंपैक्ट होता है। स्टेप एक्विजिशन सर इतना ही आसान है, यकीन मानो इतना ही आसान है। इस ट्रांजैक्शन का आप सवाल के ऊपर इंपैक्ट ये होता है, तुम्हें गुडविल रिकॉग्नाइज करनी होगी इस दिन जिस दिन अक्वायर किया है, और सीआरई के अंदर ये 2,000 रुपए रिकॉर्ड करने होंगे। सीआरई के अंदर ये 2,000 रुपए रिकॉर्ड करने होंगे। साल के दौरान कहेगा हमने अक्वायर कर लिया उसको, तो सीआरई के अंदर तुम्हें 2,000 का इंपैक्ट लेकर के जाना होगा और ये गुडविल बुक्स में आ जाएगी। बाकी कंसोलिडेशन तो तुम नॉर्मल ही करोगे। उस दिन के बाद से फिर सोना बनेगी, सारी चीजें उसी तरीके से होंगी। क्या हम क्लियर हैं? तो एक सवाल अभी हम करके बताएंगे। हम सारी गुडविल, जितनी भी सब्सिडीज होंगी, गुडविल एक साथ दिखाई जाएगी। सर एक अगला सवाल है, प्लीज सब खुद करेंगे, सब खुद करेंगे, और वी नीड दैट बिफोर नमाज ब्रेक। मैंने उसका होमवर्क के तौर पे लिखा हुआ है और उसका आंसर भी नीचे दिया हुआ है। आप इस सवाल को अभी करें, जल्दी करें, इसको छाप लें। और इसके बाद अगला जो सवाल है, इसके बाद टॉम, टॉम वाला सवाल खुद करेंगे जी। जी नहीं, इसका पीएनएल नहीं बनाएंगे अभी हम, वही तरीका, पहले बैलेंस शीट, फिर बैलेंस शीट के बाद पीएनएल। समझ रहे हैं? याद है ना, बचपन में भी एफआर2 ऐसे ही करते हैं ना कि कंसोलिडेशन। जिसने ये कॉपी कर लिया वो अगला सवाल खुद करे और मुझे बताए कि क्या वो सवाल उससे हो पाया नहीं हो पाया। क्योंकि सर देखें, ये छोटी छोटी चीजें कॉन्सेप्ट्स बनाएंगे और ये सारे कॉन्सेप्ट एक साथ सवाल में मुस्कुराएंगे हमारे सामने। चलिए मेरा बच्चा, अब मैं पढ़ने लगा हूँ, बहुत टाइम आपको दे दिया, उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने बैलेंस शीट टाइप कर दी होगी। 13,000। स्टेटमेंट ऑफ फाइनल पोजीशन ऑफ टू एंटिटीज मेजर एंड टॉम एज एट 31 दिसंबर 2000 x6 आर एज फॉलोज। मेजर टॉम, मेजर acquired 40% of Tom on 31 December 20x1 for 90,000. At this time, the retained earnings of Tom stood at कितने पे? 76,000, 76,000. A further 20% of the shares in Tom were acquired by Major 3 years later for 70,000. On this date, the fair value of the existing holding in Tom was 1,05,000. Tom's retained earnings were rupees 1,00,000 on the second acquisition date. NCI should be valued using the proportionate of net assets method. Requirement में कह रहा है prepare the consolidated statement of FS financial position for the major group. सर बिल्कुल बेसिक कंसोलिडेशन, बिल्कुल बेसिक, उसके साथ स्टेप एक्विजिशन का तड़का डाल दिया। सही है सर, यही सवाल था, बाकी और कुछ भी नहीं। हमने जब पहले अक्वायर की तो 40% अक्वायर की, उस टाइम पे ये हमारी क्या होगी? एसोसिएट। हमने बुक्स में इसको रखा हुआ था कॉस्ट के ऊपर। सही है सर। सब्सिक्वेंटली बाद में हमने इसको कितने क्या किया हमने भैया? हमने सर इसके मजीद कितने शेयर्स एक्वायर कर लिए?
30% शेयर्स हमने कहा भैया हमने इसके और एक्वायर्ड कर लिए, और हमने कहा 20%, हमने कहा 20% शेयर हमने इसके और एक्वायर्ड किया, 60% हो गई है सर, तो 40 प्लस। अब हमने कहा जो असल कहानी शुरू हुई है वो कब से शुरू हुई है? सेकंड एक्विजिशन डेट से। अब हमने कहा वही पुरानी वर्किंग, पहले सोना, फिर गुडविल, फिर एनसीआई और फिर सीआरई। सही है, बस एक चीज का इजाफा स्टेप एक्विजिशन के टाइम पे जो हमें फेयर वैल्यू गेन रिकॉर्ड करना है। हमने कहा सर क्या किया? सोना, शेयर कैपिटल में कुछ नहीं बताया, एक्विजिशन और रिपोर्टिंग डेट पे सेम होगा। रिटेन अर्निंग बता दी कि दूसरे एक्विजिशन डेट पे कितनी है? 1,22,000। कितनी है सर? 1,00,000, हाँ रिपोर्टिंग डेट पे, सॉरी रिपोर्टिंग डेट पे 1,22,000 है, और जो दूसरी एक्विजिशन डेट थी उस पे कितनी है? 1,00,000। तो हमने कहा दूसरी मतलब जब सब्सिडरी बनी 40 से हम 60 हुए, 1,00,000 1,22,000 कितना हो गया? 22,000। हमने कहा और कोई एडजस्टमेंट नहीं थी, कोई और एडजस्टमेंट होती जिसका ताल्लुक सब्सिडरी के प्रॉफिट से होता तो यहां पर आता, लेकिन इस सवाल को आसान रखा गया आपको कॉन्सेप्ट देने के लिए। रिपोर्टिंग डेट पे नेट एसेट्स कितने हो गए? 2,00,000 और 22,000। अब आते हैं असल वर्किंग। खामोशी सर, फेयर वैल्यू ऑफ एग्जिस्टिंग होल्डिंग। एग्जिस्टिंग होल्डिंग, पेरेंट ने कहा भैया एग्जिस्टिंग जो होल्डिंग है वो मेरी बुक्स में कितने पे आ रही है? भाई पेरेंट की बुक्स में एग्जिस्टिंग होल्डिंग्स कितने पे आ रही है? हमने कहा पेरेंट की बुक में एग्जिस्टिंग होल्डिंग कितने पे आ रही है? इधर देख लो मेरे बच्चों, इधर इधर बोर्ड पे देख लो प्लीज। पेरेंट की बुक में एग्जिस्टिंग होल्डिंग आ रही है 90 पे, और उसने नई नई होल्डिंग कितने के लिए? 70। तो आप देखें, इधर देखें, बगैर बात किए 90 प्लस 70 कितना हुआ? क्या उसकी बुक्स में इन्वेस्टमेंट 160 पे आ रही है? इसका मतलब है पेरेंट ने जो पुरानी होल्डिंग थी 90 वाली उसको 90 पे ही रखा, उसको फेयर वैल्यू पे लेकर नहीं गया, और 70 इस वाली के किया। पेरेंट अपनी बुक्स में, इसका मतलब है एक एंट्री ऑलरेडी बना चुका है, वो नई होल्डिंग की बना चुका है। इन्वेस्टमेंट डेबिट, सूदी दारा क्रेडिट, कितने से मेरा बच्चा? 70। अब हमने कहा पेरेंट हम एक काम करवाएंगे कंसोलिडेटेड बुक्स में तेरे लिए। वो काम क्या करवाएंगे? सबसे पहले तो जो तेरी पुरानी इन्वेस्टमेंट है इसको फेयर वैल्यू पे लेकर आएंगे 90 वाली। हम एंट्री बनाएंगे इन्वेस्टमेंट डेबिट सीआरई क्रेडिट, कितने से? 15,000। तो हमने ये 15,000 यहां पर ले लिए। सही है सर। इसके बाद हमने कहा हम गुडविल की एंट्री बना देंगे। भाई हमने कहा नेट एसेट्स तुम्हारे पास कितने आ रहे हैं? प्रोपोर्शनेट गुडविल मेथड कितने आ रहे हैं भैया? 1,20। हमने कहा इन्वेस्टमेंट कितनी जा रही है? 1,60 या 1,75? 1,60 तो भैया बुक में आ रही थी, प्लस कर दिया 15, कितना हो गया? 1,75। ऐसा ही है। और रिमेनिंग अमाउंट कहां चला गया? गुड वाली विल में। कितनी हो गई? 55,000। इन्वेस्टमेंट पहले बढ़ाई बुक्स में, हम जो है 1,75 पे लेकर आए, और फिर उस 1,75 की इन्वेस्टमेंट को हमने जीरो किया, कंसोलिडेशन में नेट एसेट्स और गुडविल आ गई। सही है सर। ये एंट्री हमने बना ली गुडविल। अब मुझे बता दो पोस्ट एक्विजिशन शेयर 13,000 टोटल बता दो कितना हुआ? 278200। सर अगर इसकी हम बैलेंस शीट बनाए, मुख्तसर सी इसकी बैलेंस शीट होगी ना, तो हमने कहा सर हम कंसोलिडेटेड एसओएफपी पे आते हैं, यहीं से शुरू हो जाते हैं। हमने कहा भैया सबसे पहले तो इसमें गुडविल ही आ गया, कितने की? सन्ड्री एसेट्स कितने के आ गए? सन्ड्री एसेट्स आ गए 350 प्लस 250, कितना हो गया? 6 लाख। टोटल कितना हुआ? 6,55,000। हमने कहा सर इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज पे आए, शेयर कैपिटल कितने का आया? 2 लाख का आया। और सीआरई कितने का? 278,200। एनसीआई रिपोर्टिंग डेट वाले एसेट्स होता है उसका परसेंटेज दे दिया। प्रोपोर्शनेट गुडविल मेथड है, कितना हो गया? 88,800। और लाइबिलिटी 60 प्लस 78 28, टोटल कितना हो गया? और बैलेंस शीट टाई हो गई।
हमने कहा सर ये हो गई हमारी बैलेंस शीट भी टाई और हमने देख लिया स्टेप एक्विजिशन का गेम क्या होता है। स्टेप एक्विजिशन पे जो ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट होती है उसको कहाँ लेकर जाना है, पीएनएल में। पीएनएल में लेकर गए और उसके बाद सब कुछ जिंदगी बिल्कुल वैसी है जैसे नॉर्मल कंसोलिडेशन। क्या हम यहां तक क्लियर हैं, यस और नो? तो चलें सर नमाज का ब्रेक लेते हैं और फिर इसके बाद करेंगे पास्ट पेपर का सवाल। ये कंसोलिडेटेड बुक्स में मेरा बच्चा, ये होनी पेरेंट की बुक में चाहिए लेकिन उसने नहीं की तो अब हमारा हम उसकी बुक को थोड़ी छेड़ सकते हैं इंडिविजुअल बुक्स को। उसूलन करता पेरेंट ही है लेकिन जब उसने नहीं की तो हम कंसोलिडेटेड बुक्स में करेंगे। हाँ नहीं बस चले मेरा बच्चा, चले 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 आगे बढ़ेंगे सर, आगे बढ़ेंगे। और अब जो हम अगला सवाल कर रहे हैं वो सवाल नहीं क्या है और कमाल भी नहीं सर, वो सवाल जो है वो सवाल आप ये समझें कि मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था कि सर एसीसीए वालों की कंसोलिडेशन, एटलीस्ट कंसोलिडेशन हमसे ज़्यादा स्ट्रांग होती है और कभी आपसे वो दावा करें तो आपको मान लेना है, फजूल में बहस। हाँ उनको बोलना उसके अलावा बाकी सब चीज़ें हमारी ज़्यादा अच्छी होती हैं लेकिन कंसोलिडेशन में आप हमसे तेज़ हैं। और इसमें कोई शक गलत भी नहीं है भाई, मतलब इंसान को गलती तो मान लेनी चाहिए ना सर, गलती भी नहीं मतलब एक सच्चाई। सर हार भले नहीं माने लेकिन भाई सच्चाई माने, मतलब हमेशा हर जगह हम ये चौड़ापन नहीं दिखाएं कि नहीं नहीं हम चैंपियन हैं, हम ये हैं वो है, नहीं भाई क्यों, सही है सर। हाँ हम उनको ये ज़रूर कहें बेटा कंसोलिडेशन के अलावा बाकी चीज़ों में आप आके हमसे अगर कॉम्पीट करें तो हम आपको बताएं, लेकिन सर कंसोलिडेशन उनकी हमसे ज़्यादा स्ट्रांग होती है। स्ट्रांग इन अ सेंस कि मैंने कहा ना कि उनकी इकनॉमी इस पर ड्राइव करती है, सही है। अगर आप उनकी इकनॉमी में बहुत ज़्यादा कंसोलिडेटेड अकाउंट्स बनते हैं, हमारे यहाँ पे इतने कॉन्सेप्ट और हमारे यहाँ पे सब्सिडीज़ की एक्विट, देखो प्रैक्टिकली समझो, हमारे यहाँ पे सब्सिडीज अक्वायर नहीं की जाती, बनाई जाती हैं। बनाई जाती हैं तो ये गुडविल शुडविल ये सारे कॉन्सेप्ट स्टेप एक्विजिशन नहीं आती। आप मुश्किल से पाकिस्तान में देख लेंगे मर्जर एक्विजिशन की कितनी ट्रांजेक्शन होती है, बहुत ही कम। लेकिन सर बाहर ये सब चीज़ें कॉमन है, तो जब बाहर ये सब चीज़ें कॉमन है तो वहाँ पर इनकी टेस्टिंग भी क्या है, कॉमन है। हमारे यहाँ पर कॉमन ही नहीं है तो इनकी टेस्टिंग भी इतनी कॉमन नहीं है, लेकिन फिर भी आई के पूछ लेता है। तो आए सर अब एक सवाल आ रहा है हमारे पास हैंडआउट्स में, सवाल का नाम है रॉबी। सवाल का नाम है रॉबी और बहुत ज़्यादा लेंदी सवाल है। इसकी एडजस्टमेंट नंबर 5 और 6 को आप अभी काटे यूँ, मतलब पूरा नहीं काटे, छोटा सा क्रॉस मार दें। एडजस्टमेंट नंबर 5 और 6 क्योंकि सर इनका ताल्लुक छोटा सा हमने कहा IFRS 9 से और चीज़ों से, तो हमने कहा करेंगे ये सवाल, नहीं हम करेंगे, लेकिन हमने कहा सर ये सवाल कॉन्सेप्ट्स के लिए बहुत अच्छा है और हमने कहा जो सवाल अच्छे हों उनको हमें करना चाहिए। एक आध एडजस्टमेंट का मसला होता हम उनको इग्नोर कर सकते हैं और बाकी हम बाद में उसके अलावा सवाल कर सकते हैं, कोई इंशाल्लाह मसला नहीं होगा, कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाएंगे। लेकिन इस किस्म के सवालात की अब आप अपने आदत डालें, अब हल्के सवाल नहीं आएंगे, सिंगल सब्सिडरी ये वो सवाल में सब्सिडीज भी होंगी, एसोसिएट भी होंगी, और अब आप देखेंगे सर किस तरीके से इंशाल्लाह चीज़ें होती जाएंगी, सही है सर। और सर अगर 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 हम आसान सवाल ही करते रहे तो सर हम पेपर के लिए तैयार नहीं होंगे। याद रखें मैक्सिमम लेवल तक जाना है, क्योंकि मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, इंशाल्लाह कंसल्टेशन ऐसा करेंगे कुछ भी हो जाए जो है निकालने सवाल, क्योंकि सर ये वो वाहिद चीज़ है जो पेपर पिछली दफ़ा 35 नंबर का पेपर में मौजूद था। तो FFR में कंसोलिडेशन छोड़ ही नहीं ना हल्का रख सकते हैं सर। अगर ये 25 नंबर का भी आता है ना तो आपको उसमें से 20 नंबर आराम से, 18 नंबर 20 नंबर आप निकाल सकते हैं, तो आराम से। क्योंकि सर कोर्स इतना बड़ा है, बच्चा कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज़ रिवीजन बच्चे की रह जाती है, मसला होता है, लेकिन ये वो चीज़ है जो कि इंशाल्लाह पास करा सकती है। तो आए क्वेश्चन नंबर 3 ACCA का सवाल है, रॉब बी जून 12 एग्जाम द फॉलोइंग ये SBR का सवाल है जो कि P2 था। फॉलोइंग ड्राफ्ट स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन रिलेट्स टू रॉबी हेल एंड ऑल पब्लिक लिमिटेड कंपनीज एज एट 31 मई 2012। रॉबी है, हेल है, जिंक के एडजस्टमेंट नंबर 5 और 6 हम ऑलरेडी काट चुके हैं।
द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन नीड्स टू बी टेकन इनटू अकाउंट इन द प्रिपरेशन ऑफ द ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ रॉबी। अब सर जैसे मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था सर, इन सवालों की मुझे सबसे अच्छी बात ये लगती है कि सर एक एडजस्टमेंट में एक सब्सिडी की सारी कहानी खत्म कर देते हैं, आई कैप घुमाता रहता है। तो अगर हम आई कैप के सवालात पे जाएंगे तो हमें मसला होगा। हमने कहा अब देखें जैसे इसकी पहली एडजस्टमेंट है उसमें ये बात कर रहा है हेल की। हमारा ईयर एंड क्या है 31 मई 2000 और ये कह रहा है ऑन 1 जून 2010 रॉबी acquired 80% of the equity interest of हेल। द परचेज कंसिडरेशन कंप्राइज ऑफ कैश रुपीज 50 million. Robbie has treated the investment in Hale at fair value through OCI. क्या ये हम कर चुके हैं पहले? यस सर, जो पहला सवाल हमने किया था कंसोलिडेशन का FFR मैक्स लिमिट उसमें भी यही था, सब्सिडी को फेयर वैल्यू थ्रू OCI पे रखा था। फिर कह रहा है डिविडेंड रिसीव फ्रॉम हेल ऑन 1 जनवरी 2012 ऑफ 2 million हैज सिमिलरली बीन क्रेडिटेड टू OCI। अब मुझे अपना दिमाग लगा के बताएं, सही है, जिन लोगों ने IFRS 9 FR2 लेवल पे पढ़ा हुआ है, सर डिविडेंड कहाँ जाता है? OCI में जाता है PNL में? डिविडेंड कहाँ जाता है? IFRS 9 कहता है आप शेयर्स को फेयर वैल्यू थ्रू OCI पे रखें, शेयर वैल्यू थ्रू PNL पे रखें। डिविडेंड कहाँ जाता है? डिविडेंड कहाँ जाता है? PNL में जाता है। तो इसका मतलब है अगर इसने OCI में चार्ज किया हुआ इंडिविजुअल बुक्स में तो गलती है, वो हमें सही करनी है। फिर कह रहा है it is Robbie's policy to measure the non-controlling interest at fair value and this was 15 million on 1 जून 2010। सर फिर क्या कह रहा है? फिर कह रहा है on 1 जून 2010 fair value of the identifiable net assets of Hale were rupees 60 and the retained earnings of Hale were rupees 16 million. Excess of the fair value of the net asset is due to an increase in the value of नॉन डेप्रिशिएबल लैंड। ये जो एडजस्टमेंट है, इस एडजस्टमेंट को देख के आपको FR2 में हमने एक सवाल किया था हेलो के अंदर ये एडजस्टमेंट थी, सही है सर, कि टोटल फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स एक्विजिशन डेट पर दे दी और हमसे बैलेंसिंग फिगर निकाल ली फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट। अब सर खुदारा मेरा बच्चा सबकी तवज्जो है, देखो एवरेज मैंने कहा था कि बच्चे का सवाल कितना छूटता है इसमें 20 मार्क्स। एवरेज है FFR लेवल पे कितने मार्क्स छूटते हैं? हमें इंशाल्लाह वो नहीं करना, क्योंकि हमें पूरा पेपर क्लास में ही सीखना है हाउ टू अटेम्प्ट एन एग्जाम। तो सर उसके लिए हम क्या करें? हमें एक तरीका बताओ पेपर में कैसे अटेम्प्ट करना है, पेपर में कैसे अटेम्प्ट करना है। सर पेपर में अटेम्प्ट करने के लिए एक आसानी क्या होती है मैं आपको बताऊंगा, सबकी तवज्जो इधर देखिए। कंसोलिडेशन का सवाल है, 25 नंबर का आएगा और 4-5 पेजेस पे जाएगा। कितने पेजेस पे जाएगा? 4-5 पेजेस पे जाएगा। इट्स वेरी नॉर्मल। और अब हम बताएंगे तरीका क्या है। जब पेपर आया आपने सवाल देखा कंसोलिडेशन का और आपने पहला पेज तो छोड़ दिया मेन रिक्वायरमेंट के लिए, पहला पेज आपने कहा बैलेंस शीट है उसके लिए छोड़ दिया। अब आपने दूसरी चीज़ असेस करनी है, सवाल में एक सब्सिडरी है, 2 है, 3 है, क्या है, सही है, जॉइंट वेंचर है, क्या है। अगर 2 सब्सिडरीज है दोनों की वर्किंग के लिए एक एक पेज आपने छोड़ दिया। ज्वाइंट वेंचर है, ज्वाइंट ऑपरेशन है, उसके लिए एक पेज क्या कर दिया? छोड़ दिया। सर जब ये पेजेस आपने छोड़ना शुरू किए ना सर, तो जब ये पेजेस आपने छोड़ना शुरू किए तो अब आपने एक वक्त में एक सब्सिडी को लेकर चलना है। सवाल को क्या करना है? तोड़ लेना है, एक वक्त में एक सब्सिडी को लेकर चलना है और एक सब्सिडी से रिलेटेड आप 3 वर्किंग्स बनाएंगे। कौन कौन सी? सोना, NCI और गुडविल। CRE एक बनेगी, CRE एक बनेगी, सही है सर। तो अब पेपर में कैसे करना है? पहला पेज मेन आंसर के लिए 2 सब्सिडी, जैसे यहाँ पर 2 सब्सिडी थी, एक ज्वाइंट ऑपरेशन है, आपने कहा 2 सब्सिडीज के लिए एक एक पेज, ज्वाइंट ऑपरेशन के लिए एक पेज, और फिर एक पेज रखना है पेरेंट की वर्किंग CRE वगैरह, सही है सर। अब इस तरीके से हमें सवाल करना है। अब हम इसको, ये तो पेपर में बताया, बोर्ड पे भी हम कुछ इसी तरीके से करेंगे, बस हम बोर्ड पे एक छोटा सा काम ये करेंगे, हम एक कोने वाला सेक्शन जो है ये हम कर लेंगे CRE के लिए, सही है। अच्छा, CRE को मैं यहाँ पर कहूँगा रिजर्व्स, और रिजर्व्स के साथ साथ मैं यहाँ पर लिखूंगा 2 चीज़ें। मैं लिखूंगा एक तरफ CRE और एक तरफ लिखूंगा OCI। क्या लिखूंगा? OCI, क्योंकि हमने कहा यहाँ पर OCI भी साथ साथ चलेगी। अब हमें एक वक्त में
एक कहानी पे आना है। अब यहाँ पर अच्छी बात ये सवाल में 1 2 3 शुरू की 3 एडजस्टमेंट, पहली एडजस्टमेंट पहली सब्सिडी की, दूसरी एडजस्टमेंट स्टेप एक्विजिशन की और तीसरी एडजस्टमेंट ज्वाइंट ऑपरेशंस की। सही है सर। तो हमने कहा इस तरीके से हमें करना है और हमने कहा सबसे पहले हम वर्किंग करेंगे। पहली भाई सब्सिडी का नाम क्या है? हेल। हमने कहा सबसे पहले हम बना लेंगे हेल की सोना। सोना बनाएंगे। हमने कहा रिपोर्टिंग डेट, एक्विजिशन डेट और डिफरेंस। अभी कॉपी कोई नहीं करेगा। जब मैं पूरा कॉपी कर लूं आपने सिर्फ और सिर्फ मेरी क्या करनी है? हेल्प करनी है। आपने सिर्फ और सिर्फ मेरी हेल्प करनी है। अब सर, अब सवाल के लिहाज से आप मुझे बताते जाएंगे। क्या बताते जाएंगे? आप मुझे बताते जाएंगे कि सर क्या क्या एडजस्टमेंट्स आएंगी, कैसे कैसे आएंगी। मुझे बताएं सर, शेयर कैपिटल कितना लूंगा? शेयर कैपिटल एक्विजिशन डेट पर भी और रिपोर्टिंग डेट पर भी कितना होगा? 20 और 20। क्या आप इसको मानते हैं? यस सर। रिटेन अर्निंग क्या इसने हमें दी हुई है रिपोर्टिंग डेट की? यस सर। कितनी गिवन है? सवाल में 27 गिवन है। सर एक्विजिशन डेट की रिटेन अर्निंग कितनी है? 16। डिफरेंस कितने का आ गया? 11। कितने का आ गया? सर इसके बाद इसने हमसे एक बात कही। इसने हमसे क्या बात कही? इसने कहा डिविडेंड वाली बात पे तो मेरा बच्चा मैं आता हूं, वो तो गुडविल के केस में भी हम अभी देखेंगे। इसने हमसे कहा, अगर आप गौर से देखें कि जो है इसने कहा 1 जून को क्या हुआ? 2010 फेयर वैल्यू ऑफ आइडेंटिफाइबल नेट एसेट्स ऑफ हेल वर्ल्ड रुपीज 60 million and the retained earnings of the whole world rupees 16 million. Excess of the fair value of the net assets is due to an increase in the value of non depreciable land. इसने हमें ये एक्विजिशन डेट क्या टोटल बता दिया। क्या बता दिया? कि टोटल जो है ये एक हेलो वाला सवाल वही है फेयर 2 का कि भाई उसके अंदर उसने कहा था, याद होगा तुम्हें कि जो डिफरेंस था वो एक प्लांट के ऊपर था। यहाँ पर उसने बता दिया भाई शेयर कैपिटल 20 का था, रिटर्निंग 16 की थी, तुम्हारे जो एसेट्स की बुक वैल्यू कितनी बनती थी? 36। कितनी बनती थी? 36। लेकिन उसने मुझे बता दिया कि फेयर वैल्यू कितनी है? 60। इसका मतलब है वो मुझे बता रहा है कि भैया फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट कितनी है? 24। ये फिगर कहां से आई? बैलेंसिंग फिगर। सही है सर। एक्विजिशन डेट पर भी इतनी है और उसने कह दिया कि लैंड क्या है? नॉन डेप्रिशिएबल है। तो हमने कहा रिपोर्टिंग डेट पर भी इतनी है। इसके जरा रिपोर्टिंग डेट के बता दें कितने आ गए। और डिफरेंस आ गया 11। सर ये हमने इसकी हेल की क्या बना दी? सोना। सर अगर बन गई है सोना तो अगला काम क्या है? गुडविल। हम क्या निकालेंगे? हम निकालेंगे सर गुडविल। फेयर वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट हमारे हिस्से की सवाल में गिवन है, कितनी है? 50 है, 55 है? सर वो कह रहा है हमसे कि हमने जो है परचेज कंसिडरेशन कितनी है? ये कह रहा है 1 जून 2010 अक्वायर्ड द परचेज कंसिडरेशन कंप्राइज्ड कैश ऑफ रुपीज 50 मिलियन। फिर कह रहा है रॉबी हैज ट्रीटेड द इन्वेस्टमेंट इन हेल एट फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई। इसने कहा भैया हेल की जो इन्वेस्टमेंट है उसको मैं किस पे ट्रीट कर रहा हूं? अब सर ये आप बड़े गौर से देख लें, ये बड़े गौर से देख लें ये चीज आप कि सर सबकी तवज्जो इधर। भाई जब इसने 50 में खरीदा है तो 55 पे क्या कर रहा है? इसका मतलब है इसने ओवर दी पीरियड 50 की इन्वेस्टमेंट को कितने पे लेकर गया है? 55 पे। तो ओसीआई का भी कोई हिस्सा है ना सर। अब सब इधर आ जाए। सीआरई पेरेंट की सवाल के लिहाज से कितनी है सीआरई और ओसीआई? 11। सही है सर। पेरेंट की देखनी है ना हमें। रिजर्व किसके आते हैं? पेरेंट के। सर ये ओसीआई और ये कहां गिवन है? ये गिवन है मेरा बच्चा। आप देख लें अदर कंपोनेंट्स ऑफ इक्विटी 11। सही है सर। अब सुनना सुकून से। हमने कहा सर अब हम निकालने जा रहे हैं गुडविल। गुडविल में हमने कहा हमारे हिस्से की फेयर वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट कितनी है? 50। हमने कहा नहीं सर ये तो कितनी गिवन है? 55 गिवन है। 55 क्यों है? अब मैं आपको समझाने के लिए वर्किंग कर रहा हूं, मिटा दूंगा। पेरेंट बुक्स, पेरेंट ने इनिशियली ये इन्वेस्टमेंट ली होगी, इन्वेस्टमेंट डेबिट सूदी दारा
50। फिर पेरेंट ने बाद में एंट्री बनाई इन्वेस्टमेंट डेबिट 5, फेयर वैल्यू OCI 5। पेरेंट ने OCI के अंदर ये रिकॉर्ड किया हुआ, जैसे हमने एक्स लिमिटेड में किया था, जो हमने पहली क्लास में सवाल किया था। हमने कहा पेरेंट तुमने बेशक OCI पे रिकॉर्ड किया हुआ है, हम क्या करेंगे, कंसोलिडेशन के टाइम पर हम इसको फिर से कॉस्ट पे लेकर के आएंगे। तो जब हमने कहा कंसोलिडेशन के टाइम पे जब हम इसको कॉस्ट पे लेकर के आएंगे, तो हम कंसोलिडेशन पर्पस के लिए क्या करेंगे, एक एंट्री पास करेंगे, OCI डेबिट इन्वेस्टमेंट क्रेडिट कितने से 5, क्योंकि हमें सारी की सारी सब्सिडी की इन्वेस्टमेंट को क्या करना है, खत्म करना है। तो इस इन्वेस्टमेंट का एक हिस्सा कहाँ गया, हमने कहा इन्वेस्टमेंट में से हमने कहा रिवर्सल OCI, और दूसरे ने पेरेंट की बुक्स में अभी इन्वेस्टमेंट कितने से मुस्कुरा रही है, 55 से। और आपको पता है हमें इन्वेस्टमेंट को जीरो करना है कंसोलिडेशन के लिए गुडविल की मदद से। तो अब हम आए, हमने गुडविल निकाली, फेयर वैल्यू ऑफ NCI कितनी आ गई, फेयर वैल्यू ऑफ NCI कितनी है 15, टोटल कितना हो गया 65, और फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स कितने के भैया 60। तो गुडविल कितनी आ गई, गुडविल कितनी आ गई 5। अब इधर देख लो, सबकी तवज्जो बोर्ड पे, सबकी तवज्जो बोर्ड पे जी जी। हमें इन्वेस्टमेंट को अल्टीमेटली जीरो करना है। नहीं, वो स्टेप एक्विजिशन में लेते हैं, यहाँ पर कॉस्ट की उस पे एम करेंगे, सही। अब इधर देख लें सर, इधर देख लें, सबकी तवज्जो इधर। हमें इन्वेस्टमेंट को कंसोलिडेटेड बुक्स में जीरो करना है। मकसद क्या होता है, इन्वेस्टमेंट शो ही ना हो ना अपने अंदर की। पहली एंट्री ये बनाई, इन्वेस्टमेंट में से 5 निकाल दिए, तो बाकी कैसे जाएंगे, गुडविल की मद में। हम एंट्री बनाएंगे नेट एसेट्स डेबिट कितने के आ रहे हैं भाई 60 के। हमने कहा हमारे हिस्से की इन्वेस्टमेंट कितनी है 50, और हमने कहा सर बाकी आगे बढ़े, अगली चीज क्या है NCI कितनी है, और गुडविल कितनी आ गई 5। हमने कहा 65 और 60 का डिफरेंस, ये गुडविल कितनी आ गई सर 5 की गुडविल आ गई, और हमने अल्टीमेटली इन्वेस्टमेंट पूरी कितने की निकाल दी 55। जो पेरेंट की बुक्स में इन्वेस्टमेंट आ रही थी 50 की इनिशियली, 5 से बढ़ाई, हमने पूरी इन्वेस्टमेंट को क्या कर दिया जीरो, और हमें कंसोलिडेशन में करना भी यही है। क्या हम यहां तक क्लियर हैं, यस और नो। अगला काम क्या करेंगे, NCI ईमान बना हुआ है हमारा बचपन से कि फुल गुडविल मेथड है, कितनी चीजें, फेयर वैल्यू एट एक्विजिशन कितनी 15, पोस्ट एक्विजिशन शेयर कितना है, हमने कहा 11 का कितने परसेंट 80%, अगर हमारे पास है तो 20%, 2.2 कितना हो गया 17.2। और यहां पर हम क्या लेकर आएंगे, पोस्ट एक्विजिशन शेयर पेरेंट को हमने यहां पर बताना है किसका है, ये हेल का है, कितना है भाई, हमने कहा 11 का कितने परसेंट 80%, 8 पॉइंट, और ये कहां जाएगा CRE में जाएगा। हमने कहा ये कहां जाएगा CRE में जाएगा। सर ये हमने किसकी ट्रांजैक्शंस मुकम्मल की, पहली सब्सिडी की। किसकी मुकम्मल की सर, पहली। कोई सवाल है समझ मुझे, हाँ हाँ सर। एक और चीज हमने कहा इसके अंदर एक चीज रहती है, वो एक चीज क्या है, अगर आप पढ़ें इधर देखें भाई, सब्सिडी ने डिविडेंड को कहां रिकॉर्ड किया हुआ है, OCI में सब्सिडी ने डिविडेंड को रिकॉर्ड किया हुआ है, पेरेंट ने सब्सिडी से मिलता है। हमने क्या इसको वहां पर रिकॉर्ड करना चाहिए, नहीं सर। हमने कहा डिविडेंड हमेशा कहां जाता है, तो सब्सिडी की बुक्स की गलती है, उसकी गलती हम कैसे सही कराएंगे, OCI डेबिट करेंगे रिटेन अर्निंग क्रेडिट, क्योंकि प्रॉफिट रिटेन अर्निंग में जाता है कितने से 2। हमने कहा भैया डिविडेंड आ गया कितना, डिविडेंड आ गया हमारे पास 2 का, यहाँ पे प्लस हुआ, 2 का यहाँ पर माइनस। पेपर में भी आपने यही अप्रोच करनी है। पहली सब्सिडी खत्म हुई सर, इसको जल्दी से कॉपी कर लें, इसको जल्दी से कॉपी कर लें। एक और एडवाइस है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। वैसे तो पेपर में इन्विजिलेटर मस्ती करता है इस बारे में, लेकिन आपको थोड़ा सा स्मार्टली करना है, नहीं तो सवाल आपके कंट्रोल से थोड़ा सा आउट होगा। क्या करना है सर, जैसे आपने देखा ना फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट है 24 की, हल्का सा पेंसिल से PP के आगे लिख लेना 24,
ताकि तुम्हें याद रहे कि यार ये 24 पीपी में ऐड करना है मुझे, समझ रहे हो, ताकि तुम्हें याद रहे कि 24 पीपी में एंड में तुम स्किप ना कर दो, क्योंकि सर 3-4 सब्सिडीज होंगी, पेपर में सवाल संभालना मुश्किल होता है, तो इसीलिए हल्का सा 24 लिख देना है। चले जी, जल्दी से मेरा बच्चा शुरू हो जाए, जिसने ये कर लिया उसको पार्ट बी उसका आप देखेंगे कि सेकंड पार्ट का आप सोना बनाए खुद से। चले सर आगे बढ़े क्या? खुद से करना है आपने, बोर्ड पे देखना गुनाह कबीरा है। अच्छा आप इधर देख लें 1 मिनट, अभी तो आप लोगों मैंने मना किया, बट मैं अभी खुद कह रहा हूँ देख। गुमराह आपको मैं करवा रहा हूँ, इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि सर इसके अंदर एक छोटी सी चीज़ है जिसका एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको देना है, प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, जिस चीज़ में आप लोग यकीनन घूम भी रहे होंगे। किस चीज़ में घूम रहे हैं जिन्होंने करना शुरू कर दिया? सर आए अब पढ़ते हैं। ऑन 1 जून 2009 लॉबी acquired 5% of the ordinary share of Zinc. Robbie had treated this investment at fair value through P&L in the financial statements to 31 मई 2011। on 1 दिसंबर 2011 साल शुरू होने के 6 महीने के बाद लॉबी acquired a further 55%। पहले कितना था? 5। तो हमने कहा IFRS 9 के हिसाब से फेयर वैल्यू थ्रू P&L रिकॉर्ड किया हुआ था। फिर कह रहा है Robbie acquired a further 55% of the ordinary share of Zinc and gained control of the company. Consideration for the acquisition was as, सर जो 1 जून को इन्वेस्टमेंट की थी वो कितने की थी? 2। और जो 1 दिसंबर को इन्वेस्टमेंट की थी वो कितने की थी? 16। टोटल कितना बना? 18। लेकिन बैलेंस शीट में क्या 18 आ रहा है? सर बैलेंस शीट में आ रहा है 19 जिंक की अगर आप इन्वेस्टमेंट देखें, जबकि ये क्या कह रहा है भैया कितने की होनी चाहिए? तो 1 का क्या मतलब है? हमने कहा सर फेयर वैल्यू थ्रू P&L इधर देख लो, इधर देख लो सर, ये मैं वर्किंग्स के लिए यहाँ पे एंट्रीज बना रहा हूँ। पेरेंट ने अपनी बुक्स में इसका मतलब है किसी, इसका मतलब ये है पहले तो उसने इन्वेस्टमेंट डेबिट की, P&L वाली इन्वेस्टमेंट डेबिट किया, सूदी इदारा उसने जब खरीदा था 1 जून को तो उसने ये एंट्री बना दी 2 मिलियन से, ऐसा ही है। सब्सिक्वेंटली उसने 31 मई को हम अज्यूम करेंगे 2011 को इसने इस इन्वेस्टमेंट के ऊपर गेन भी रिकॉर्ड किया। इसने इन्वेस्टमेंट को डेबिट किया और P&L को क्या कर दिया? क्रेडिट। कितने से? 1 से। ये सर 1 की फिगर कैसे आई अभी समझाता हूँ। क्यों देखें सर, अभी जो इसने 1 दिसंबर को इन्वेस्टमेंट खरीदी है, 1 दिसंबर 11 को, 11 ही है ना, वो तो इसने कितने की खरीदी? 16 की। कितने की खरीदी? ये सारी एंट्री जो उसने अपनी बुक्स में बनाई 16 की खरीदी, मानते हो? हमने कहा वो तो इसने 16 की खरीदी, 2 की पहले खरीदी थी, टोटल कितना हो गया? 18। लेकिन सर बैलेंस शीट में कितनी इन्वेस्टमेंट आ रही है? 19। तो वहां से हमें पता चला है कि अगर 16 ये है तो इसका मतलब है कि जो 2 वाली इन्वेस्टमेंट थी ये P&L का गेन आके कितने की हो गई है? 3 की। तो हमने कहा ये एंट्री पेरेंट बना चुका है, तभी बुक्स में उसकी बुक्स में इन्वेस्टमेंट कितने की आ रही है? 19 की। अभी कॉपी नहीं करेंगे हम। आर वी क्लियर? आए अभी कॉपी किसी ने नहीं करना मेरा बच्चा, सबकी तवज्जो इधर। आए आए आए, हम आगे बढ़ रहे हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ते हुए हम क्या कर रहे हैं? इधर देख लो, इधर देख लो सर। फिर इसने एक शरारत की। हमने कहा क्या शरारत की है? यह कह रहा है एट 1 दिसंबर हमने 5 द फेयर वैल्यू ऑफ द इक्विटी शेयर्स इन जिंक
हेल्ड बाय रॉबी बिफोर द बिजनेस कॉम्बिनेशन वॉज, कितनी हो गए थे? अब हमने कहा स्टेप एक्विजिशन के केस में हम सबसे पहला काम क्या करते हैं, अभी हमने किया था, जो पुरानी होल्डिंग थी उसको किस पे लेकर आएंगे। अब हमने कहा इसने तो ये काम नहीं किया, इसकी तो हमें बैलेंस शीट गिवन है, इसने तो ये काम नहीं किया, हम इसको स्टेप एक्विजिशन में ये काम करेंगे। तो हमने कहा अब हम आएंगे कंसोलिडेटेड बुक्स पे। कौन सी बुक्स पे? और हम सबसे पहला काम करवाएंगे, इसको बोलेंगे भैया तुम अपनी एंट्री बनाओ, इन्वेस्टमेंट डेबिट सीआरई कितने से, 5 - 3 कितना हो गया, और इसको हम फेयर वैल्यू गेन के नाम से कहां रिकॉर्ड करेंगे, सीआरई के अंदर रिकॉर्ड कर देंगे 2 मिलियन। अभी कॉपी नहीं है, एक काम तो हमने ये कर लिया। अब हमने कहा अब हम किसकी तरफ बढ़ेंगे, गुडविल। लेकिन गुडविल के लिए अब इसने कुछ और शरारत की, सुने वो क्या है। इसने कहा कि फेयर वैल्यू ऑफ आइडेंटिफाइबल नेट एसेट्स ऑफ द जिंक वाज 26 मिलियन। क्या कह रहा है भैया, ये 26 मिलियन एंड द रिटेन अर्निंग वाज ₹15 मिलियन। सुन लेना, आप कॉपी नहीं, इधर देख लो, इधर देख लो। हमने कहा उसने हमें एक्विजिशन डेट का इनिशियली बताया कि ये बैलेंस कितना था, 26 मिलियन, रिटेन अर्निंग 15, शेयर कैपिटल 10। तो अभी कॉपी नहीं करना, नहीं तो फंसोगे। एक का डिफरेंस आ गया, कितने का डिफरेंस आ गया, एक का डिफरेंस आ गया। अब सर देखिए प्रैक्टिकली एक बहुत बड़ा मसला होता है। क्या मसला होता है? प्रैक्टिकली मसला ये होता है कि आईएएस हमें कहता है भाई तुम एक्विजिशन डेट पर, एक्विजिशन डेट पे सब्सिडी के तमाम एसेट्स को किस पे लेकर के जाओ, फेयर वैल्यू पे। अब आपको पता है ये जो फेयर वैल्यूएशन होती है ना, ये कोई फॉरेन का काम नहीं होती है। प्रॉपर आप एक्सपर्ट को हायर करते हैं, वो सब कुछ करता है। तो बाज मर्तबा वो आपको एक रफ फिगर दे देता है कि सर मेरे हिसाब से जो ये आपके जो सब्सिडी के एसेट्स है ना वो इतने के हैं, लेकिन मुझे अभी थोड़ा टाइम लगेगा इसको एग्जैक्ट कैलकुलेट करने में, क्योंकि भाई वो कहता है मैं अपने बाकी रिसोर्सेज से इंफॉर्मेशन गैदर कर रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ। तो उसने आपको एक टेंटेटिव फिगर दी कि भैया मेरे हिसाब से फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स कितने के, 26 के हैं। आपने कहा सही है, उसके एसेट्स को उसने वैल्यू किया, आपने कहा 1 मिलियन का डिफरेंस आ रहा है। लेकिन हमने कहा बाद में जाके वो आपको कह सकते हैं नहीं सर वो जो मैंने 26 का कहा था ना, वो 26 का नहीं था, 29 का था। तो आईएएस कहता है ये बड़ी लॉजिकल बात है कि फेयर वैल्यू के एडजस्टमेंट में 1 साल का अरसा लग जाता है। फेयर वैल्यू के एडजस्टमेंट में 1 साल का अरसा लग जाता है। तो अगर फेयर वैल्यू के एडजस्टमेंट में 1 साल का अरसा लग जाता है तो भैया आप 1 साल के अंदर जो जो फेयर वैल्यू एक्विजिशन के बाद 1 साल तक चेंजेस आएंगे ना, उनको आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हो और गुडविल की वर्किंग रिवाइज कर सकते हो। क्या कहा मैंने, 1 साल के अंदर जो जो फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट्स आएंगी, चेंज होंगी, उनको आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हो और गुडविल की वर्किंग रिवाइज कर सकते हो। इसको अपने पास लिखो, लर्निंग आउटकम के तौर पे लिखो। विदिन 12 months, within 12 months, within 12 months any change in fair value of net assets, within 12 months any change in fair value of net assets within 12 months any change in fair value of net assets can be incorporated and goodwill working can be revised and goodwill working can be revised। सर ये कॉन्सेप्ट के बचपन में नहीं था, नहीं आपके वाले बचपन में नहीं था जो आपने FR2 में पढ़ा है, लेकिन यहाँ पर जाहिर सी बात है वहां तो आप सिर्फ कंसोलिडेशन छू के भाग गए थे। ये ऑप्शन नहीं है, उसने कहा बेटा आए तो, क्योंकि वो कह रहा है गुडविल को सही निकालनी है मुझे। सही है सर। अब क्या कह रहा है ये देखें, अब हम फिर पढ़ते हैं। फेयर वैल्यू ऑफ आइडेंटिफाइबल नेट एसेट एट 1 दिसंबर 2011 वॉफ जिंक वॉस कितना था, एंड द रिटेन अर्निंग्स वर the excess of the fair value of the net assets is due to an increase in the value of property plant and which was provisional pending receipt of final। उस टाइम पे हमने कहा ये फाइनल नहीं हुआ था, उसने हमें प्रोविजनल बता दिया था। उसने कहा यार पीपी की वैल्यू में चेंज हो सकता है, अभी 1 मिलियन का इनकॉर्पोरेट कर दो। हमने कहा बढ़िया है। फिर आगे बढ़े। दीज वैल्यूएशन वर रिसीव्ड ऑन 1 मार्च 2000
12, 1 दिसंबर को हमने इसको अक्वायर किया, 1 मार्च 2012, एक साल के अंदर अंदर ही, बल्कि हमें पता चल गया। एंड रिजल्टेड इन एन एडिशनल इंक्रीज ऑफ 3 मिलियन इन द फेयर वैल्यू ऑफ पीपीई एट द डेट ऑफ एक्विजिशन। उसने कहा सब्सिक्वेंटली एक तो तुमने ऑलरेडी रिकॉर्ड किया हुआ था, मजीद कितना बढ़ गया 3, तो हमने कहा कितना हो गया, इसीलिए ये कितना हो गया 29। ये कितना हो गया सर 29। अब इधर देखना, आगे बढ़े, फिर क्या कह रहा है ये शख्स हमसे, ये कह रहा है इन द फेयर वैल्यू ऑफ द पीपी एट द डेट ऑफ एक्विजिशन। अगला लाइन बहुत इंपॉर्टेंट, अंडरलाइन करो, इंक्रीज डज नॉट अफेक्ट द फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई एट एक्विजिशन। क्या मतलब, इसने कहा भाई गुडविल निकालने के लिए तुमने फेयर वैल्यू एनसीआई भी निकाली होगी ना पहले, उसके ऊपर कोई फर्क नहीं आएगा इसकी फेयर वैल्यू के बढ़ने का, वो फेयर वैल्यू इतनी ही रहेगी उसकी, सही है, एनसीआई की, उसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। उसने सवाल, ये एसीसीए वाला ये सवाल में आसानी करता है भाई, टेंशन आएगा, एसीसीए वाला है भाई, ये आसानी करता है, आना चाहिए। ये तुम्हें अक्सर होगा बोलेगा डेप्रिसिएशन इग्नोर कर दे, ये कर दे, वो चाहता है बच्चा सवाल पूरा कर ले। हाँ चलिए सर, फिर कह रहा है पीपी इज टू बी डेप्रिशिएटेड ऑन द स्ट्रेट लाइन बेसिस ओवर अ रिमेनिंग लाइफ ऑफ 5 years। अब इधर सबकी तवज्जो, इधर मेरा बच्चा कॉपी नहीं, अब ये हो गया 0, ये कितना आ गया 4। एक्विजिशन डेट पर हमने कहा टोटल, हमने कहा फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट 4 की आ गई, और लाइफ कितनी बची हुई थी 5 साल। हमने अक्वायर्ड किया 1 दिसंबर को, रिपोर्टिंग डेट कब है 31 में, तो 6 महीने का इसमें डेप्रिसिएशन इंपैक्ट कितना आ गया 4 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 6/12, ये कितना हो गया 0.4। हमने कहा ये 0.4 हो गया, तो नेट डिफरेंस कितने का आया 3.6। कॉपी नहीं, अभी भी कॉपी नहीं। हमने कहा अगला काम ये बन गई, अगला काम क्या होगा गुडविल। अब आपको पता है ये कौन सा मेथड है, फुल गुडविल और स्टेप एक्विजिशन। तो इसका फॉर्म आपको पता है, पहली चीज क्या आएगी फेयर वैल्यू ऑफ एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट, वो कितनी है 5, कितनी है सर 5। आपने कहा फेयर वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट कितनी है 16, 5 और 16 कितनी हो गई भैया 21, ये तो हमारी हो गई। फिर हमने कहा एनसीआई की कितनी है, सवाल में गिवन है कितनी है 9, तो हमने कहा भैया टोटल हो गया 30, और फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स कितने 29, तो गुडविल कितनी आई 1। अब सबकी तवज्जो इधर, सबकी तवज्जो इधर। हमने कहा सर इंडिविजुअल बुक्स में हमने ये एंट्रीज बना ली है, सही है सर। अब हम आए कंसोलिडेशन में, मकसद जिंदगी याद रखो, कंसोलिडेशन में इन्वेस्टमेंट को उड़ाना है। इन्वेस्टमेंट 2 की ये रिकॉर्ड हुई, 1 की ये, 16 की ये, और हमने 19 और 2 यहां पर बढ़ा दिए 21, तो ये 21 ही बन रहा है। तो हम अपने हिस्से की इन्वेस्टमेंट को क्या करेंगे क्रेडिट कर देंगे, कितने से 21, नेट एसेट्स कितने से 29, और हमने कहा सर एनसीआई 9 से, और गुडविल कितने से आ गई 1 से। ये बन गई, इन्वेस्टमेंट उड़ गई हमारी भी, सही है, और हमने कहा बाकी चीजें भी इनकॉर्पोरेट हो गई, गुडविल आ गई। अगला काम क्या करेंगे एनसीआई, ईमान बना हुआ है हमारा 3 चीजें, उन 3 में से यहाँ पे 2 गिवन है। फेयर वैल्यू एट एक्विजिशन कितनी है 9, पोस्ट एक्विजिशन शेयर कितना है बताओ कितना है 3.6 का कितने परसेंट, कितना हुआ 1.44, टोटल कितना हो गया 10। किसका, अरे मेरा चंदा वो ये कह रहा है फेयर वैल्यू पे इंपैक्ट नहीं आएगा, पोस्ट एक्विजिशन शेयर तो जाएगा ना, उसने कहा फेयर वैल्यू पे इंपैक्ट नहीं आएगा, सही है सर। ये कितना हो गया 10.44, फेयर वैल्यू पे चेंज नहीं लाओगे उसके ऊपर। सर ये कितना हो गया 10 एनसीआई हो गया इसका भी। सर क्या इसकी
इसका इम्पैक्ट सीआरई में जाएगा, बिल्कुल जाएगा। पोस्ट एक्विजिशन शेयर जिंक का कितना जा रहा है? जिंक कितना गया? 3.6 का कितने परसेंट? कितना आ गया? 2.16। सर क्या इसकी हमने सारी एडजस्टमेंट पोस्ट कर ली? यस सर। इसके साथ बैलेंस शीट में अपने पेपर पे कितना ऐड कर लोगे? 3.6। अब गुड न्यूज है कि थर्ड एडजस्टमेंट तुम लोग पहले ही पिछली क्लास में कर चुके हो, नहीं तो उसको अभी हम छापेंगे जरूर यहाँ पे उसका इम्पैक्ट लेने के लिए सीआरई वगैरह में। लेकिन फिर उसके बाद सर एक आखिरी एडजस्टमेंट और हाँ फेयर वैल्यू गेन हमने 2 का रिकॉर्ड किया ना अपने पास, नहीं है? 3 से 5 पे लेके चले गए भाई। चलें सर, ये मेरा बच्चा कॉपी करें सुकून से, फिर हम आगे बढ़ेंगे कि सर या तो पहले जो इसने इन्वेस्टमेंट डेबिट पीएनएल क्रेडिट किया हुआ है मैं इसको खत्म करूं, जो ये पीएनएल डेबिट करूं, इन्वेस्टमेंट कितने से कर दूं? 1 से। ये एंट्री के बाद इन्वेस्टमेंट फिर 2 पे आ गई। जब इन्वेस्टमेंट फिर 2 पे आ गई तो अब मैंने कहा सर इन्वेस्टमेंट को मैं यहाँ पर 3 से बढ़ा दूं, सही है? तो मैं यहाँ पर इसको फिर यूं करूंगा कि -1 करूंगा +3 करूंगा, बात एक ही है ना। तो मैंने इसीलिए सर क्या किया, नेट इम्पैक्ट किसका ले लिया? 2 का। देखो इन्वेस्टमेंट तो उड़नी है, इन्वेस्टमेंट तो उड़नी है, लेकिन ये स्टेप एक्विजिशन है। स्टेप एक्विजिशन में हमसे कहा गया कि भैया इजाफी काम ये करना है तुम्हें स्टेप एक्विजिशन के अंदर कि फेयर वैल्यू पे अब वो खुद ले रहा है कि पुरानी इन्वेस्टमेंट को लाओ, तो हम इसलिए इसको पुरानी इन्वेस्टमेंट को फेयर वैल्यू पे लेकर के गए। उन्नीस पे आ चुकी है। हाँ। 1 हम रिवर्स कर दें, फिर 2 पे आ गए, फिर हम स्टेप एक्विजिशन के हिसाब से 3 से बढ़ा लें, या हम नेट 2 से बढ़ा लें, बात एक ही है। सर यहां तक सब क्लियर है तो बच्चा लिख दे सीसी। तो फेयर वैल्यू गेन देख, बुक्स में इन्वेस्टमेंट जो पुरानी वाली थी हमारी, वो पुरानी वाली इन्वेस्टमेंट हमारी 3 पे आ चुकी थी। ये जो हमने वर्किंग की कि 19 दे रहा है बैलेंस शीट में, कॉस्ट बनती है 18, तो पुरानी वाली जो 2 की थी इसका मतलब है उसमें +1 होके वो 3 हो चुकी है। और आज उसकी फेयर वैल्यू कितनी है? 5। फेयर वैल्यू गेन कितना हो गया? क्या मतलब? सब्सिडी किसी और को अक्वायर कर ले? हाँ हाँ, सब्सिडी ऑलरेडी 60 है, हमने 15% और एक्वायर कर लिया तो आएगा। रुके जरा, सब्र करें सर, हमने बताया था ना 12 केसेस हैं, ये तो चौथा 5वां केस है भाई। बिल्कुल FAR 2 वाली भी आपको रिवाइज करवाऊँ ना तो ये बड़े आराम से दिसंबर तक खींचेगा, लेकिन मैंने कहा ना इसीलिए फिर आप लोग क्या हो जाएंगे, बोर भी हो जाएंगे और सर फ्रूटफुल भी नहीं है। सही है सर, क्योंकि बच्चा यूजुअली कंसोलिडेशन नीचे बड़े अच्छे से पढ़ लेता है। सही है सर, यूजुअली बच्चा नीचे का तो उसके बेसिक्स क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, इजी सा टॉपिक है। सही है सर। तो आए सर, अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ और अगला एडजस्टमेंट पढ़ रहे हैं, और अगली एडजस्टमेंट हम पिछली क्लास में ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। इसको बस एक दफ़ा गो थ्रू करेंगे जल्दी से और इसके हम इनकॉर्पोरेट करेंगे चीज़ें और आगे बढ़ जाएंगे। रॉबी हैज अ 40% शेयर ऑफ अ ज्वाइंट ऑपरेशन। कितना भला आदमी है, इसने हमें बता दिया कौन सा ऑपरेशन है, ज्वाइंट ऑपरेशन। क्या सीए वाला बताएगा? नहीं सर, आपको खुद अंदाजा लगाना है। एसेट्स, अ नेचुरल गैस स्टेशन एसेट्स, लाइबिलिटीज, रेवेन्यू एंड कॉस्ट आर apportioned on the basis of the following information relates to the joint arrangement activities. Natural gas station was cost 15 million to construct and was completed on 1 June 2011 and is to be dismantled at the end of its useful life of 10 years. Present value of this dismantling cost to the joint arrangement at 1 June 2011 using a discount rate of 5% was कितनी? 2 million. In the year, gas with a direct cost of 16 million was sold for rupees 20 million. Accordingly, the joint arrangement incurred operating cost of 0.5 million during the year. Lobby has only contributed and accounted for its share of the construction cost, paying 6 million.
The revenue and cost are receivable and payable by the other joint operator who settles amounts outstanding with Robbie after the year end. हमने कहा सर ये अब हो गया हमारा सवाल, इसको हम पिछली क्लास में कवर क्या करते हैं, हम प्रोपोर्शनेट अकाउंटिंग ना, प्रोपोर्शनेट अकाउंटिंग में हम क्या करते हैं सर, हमने कहा सर हमने कहा सिंपल से इसकी जिस साल हमने जितना लिया है पहले रेवेन्यू का शेयर निकालेंगे फिर बाकी चीज़ों का। तो सर जब हम इस पे आए तो हमने इसको क्या कर दिया, मिटा दिया। चलिए सर आ जाए, थर्ड केस आया, हमने कहा रॉबी। सर जिसको इसकी वर्किंग कैलकुलेशन डिटेल में देखनी है वो पिछली क्लास का एंड देखेगा, है ना सर, उसके अंदर हमने यही किया था। रेवेन्यू कितना हुआ 20 का 40%, कितना हुआ भाई 8। कॉस्ट कितनी हुई 16 का 40%, कितना हुआ मेरा बच्चा 6.4। ऑपरेटिंग कॉस्ट 0.5 का 40, 0.2। हमने कहा सर इंटरेस्ट एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन भी इंटरेस्ट भी है ना, हम पहले इंटरेस्ट ले लेते हैं। इंटरेस्ट एक्सपेंस कितना 2 का 40% मल्टीप्लाई बाई 5%, है ना सर, तो कितना हो गया 0.04। और हमने कहा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कितना है भाई, हमने कहा 15 + 2 डिवाइडेड बाई 10, ये आ गई डेप्रिसिएशन मल्टीप्लाई बाई 40%, ये कितना आ गया 0.68। सीआरई में कितना जाएगा 0.68। हमने कहा जॉइंट अरेंजमेंट के लिए सीआरई में जॉइंट ऑपरेशंस का कितना जाएगा पॉइंट, हमने कहा जॉइंट ऑपरेशंस का शेयर गया भैया कितना 0.68 ऐड होगा। फिर हमने कहा सर इसकी एंट्री भी हमने बनाई थी ना, हमने कहा सर एसओएफपी की पहले फिगर इसकी यहीं पे निकाल देते हैं। एसओएफपी यह आपको अपने पास नोट भी करना है, पीपी कितने से जाएगा 15 + 2 माइनस, चले बाद में कर लेंगे, यहीं अभी हम बड़े हो गए थोड़ा सा। क्या नाम है तेरा, डेप्रिसिएशन कितनी थी टोटल, चले यार आप लोग माने नहीं, हमने कहा चले आपने वर्किंग इस तरीके से की है और हम जी मैं समझ गया। तो कितना हो गया पीपी कितना आ गया भाई 6 पॉइंट, सर क्या रिसीवेबल आएगा, क्योंकि इसने हमें एंड में क्या कहा है वो हम उसको बाद में पे करते हैं। कितना है रिसीवेबल, जितना हमने कहा जितना रेवेन्यू था हमारे हिस्से का उतना ही रिसीवेबल। फिर हमने कहा पेबल, पेबल कितना आएगा, हमने कहा 6.4 और 0.2 कितना हो गया। ये सब चीजें हमें याद रखनी है, क्यों याद रखनी है, और आपने आइडियली इसको बैलेंस शीट पे लिखते जाना है। रुक जाए, डिसमेंटलिंग कॉस्ट की प्रोविजन कितनी आई सर, ये करंट लायबिलिटी में आएगा नॉन करंट, 2 मल्टीप्लाई बाई 0.4 प्लस 0.04 जो इंटरेस्ट एक्सपेंस की वजह से बढ़ी थी 0.84। और हमने कहा सर अगर ये 0.84 आ गई लाइबिलिटी, ये तो हमने एसओएफपी की चीजें बना ली। ये फिर रिपीट कर रहा हूं, जिसको देखना वो कहां से देखेगा, पिछली क्लास का एंड, हमने पिछली पूरी क्लास इस पे लगाई है इसी। और हमने कहा सर एंट्री पे आएंगे, एंट्री समझाने के लिए बना रहा हूं ताकि आप जब रिवाइज करें आपके पास सब चीजें एक पेज पर हो। कॉस्ट ऑफ सेल्स
ऑपरेटिंग कॉस्ट, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, इंटरेस्ट एक्सपेंस, और क्या करेंगे, पीपीई, रिसीवेबल आए सर 6.4, 0.2, 0.68, 0.04, 6.12 नेट फिगर लेंगे। और हमने कहा रिसीवेबल 8 का आ गया क्रेडिट साइड पे। रेवेन्यू कितने का है, पेबल 6.6, और डिसमेंटलिंग कॉस्ट की प्रोविजन 0.84। अब इधर देख लो, इधर देख लो, समझ लो जरा गहराई से। इस एंट्री में सर देखें, अगर तो ये सवाल पीएनएल का होता तो हम इन सब आइटम्स को अलग अलग ऐड करते पीएनएल के अंदर, लेकिन ये सवाल किसका है, बैलेंस शीट का है। तो मैंने पॉइंट, मैंने कहा इन सब को पीएनएल के आइटम्स को मैं अगर 4 को इनको लूँ और इनका डिफरेंस लूँ, मैंने कहा वो 0.68 आता है, मैंने डायरेक्ट इसको कहाँ डाल दिया, ज्वाइंट ऑपरेशंस के अंदर डाल दिया। और मैंने अपने पास नोट कर लिया कि मुझे पीपी को बैलेंस शीट में इतने से बढ़ा देना है, रिसीवेबल को इतने से, पेबल को इतने से, और डिसमेंटलिंग प्रोविजन को इतने से बढ़ा देना है। क्या हम क्लियर हैं सर? ये लें, ये मोबाइल किसका था? हाँ, इन्वेस्टमेंट भी क्रेडिट होगी। ज्वाइंट वेंचर की कितनी आ रही थी, 6 की। तो सर ये तो हो गया हमारी एक और एडजस्टमेंट। अब हमारे लिहाज से एक आखिरी एडजस्टमेंट है, वो कौन सी है? और हमने कहा सर वो जो एडजस्टमेंट है ना, वो फिर बच्चों जैसी बात है अगली क्लास में। क्यों? उसने आपका रीवैल्यूएशन क्या कर दिया सर? कॉन्सेप्ट टेस्ट कर लिया है। बचपन में तो पढ़ा है ना रीवैल्यूएशन, IAS 16 में। बचपन के दिन कितने अच्छे थे आपके वो दिन। सही है सर, ये कॉपी कर लिया, बढ़ूं आगे? आए सर आए, हमने कहा आगे बढ़ते हैं। रॉबी परचेस्ड पीपी फॉर 10 मिलियन ऑन 1 जून 2009। इट हैज एन एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ ऑफ 20 ईयर्स। ये अब पेरेंट की बुक्स की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है? एंड इज डेप्रिशिएटेड ऑन द स्ट्रेट लाइन ऑन 31 मई 2000। द पीपी वॉज रीवैल्यूड टू 11 मिलियन। कितने पे? 11 मिलियन एट 31 मई 2012। Impairment indicators triggered an impairment review of the PPE. Recoverable amount of the PPE was 7.8 million. The only accounting entry, only accounting को अंडरलाइन करो, only accounting को अंडरलाइन करो। The only accounting entry posted for the year to 31 मई 2012 वो क्या थी? Was to account for the depreciation based on revalued amount as at 31 मई 2000। सर इसका मतलब क्या है सर? उसने सिर्फ इंपेयरमेंट की एंट्री रिकॉर्ड नहीं की है, वो तो छोड़िए, इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन की ट्रांसफर की एंट्री भी छोड़ दी है। क्या कह रहा है? Lobby's accounting, Lobby's accounting policy is to make a transfer of the excess depreciation। कहाँ भाई ट्रांसफर करते हैं? To make on the revaluation of PPE। सर रीवैल्यूएशन का अकाउंट कहाँ जाता है? OCI में जाता है। तो हमने कहा चलें सर, अब आपने पता है इसमें क्या काम करना है। इसमें आपका पूरा एक जो IAS 16 टेस्ट कर लिया, IAS 16 टेस्ट किया कि भैया कितने के आपके पास एसेट था, बाद में कितने का हुआ। ज़रा मुझे जल्दी से बता दें कितने का रीवैल्यूएशन का अमाउंट आएगा इस एडजस्टमेंट में, कितने से रिवर्स करोगे, क्या करोगे? जल्दी से सब करें।
एडजस्टमेंट नंबर 4। चलें जी, करें आप लोग, मैं भी करता हूं। कॉस्ट 10 कब खरीदा था भैया? 1 जून 2009। ये डेप्रीशिएट हुआ 2009 वाले साल में। लाइफ कितनी थी? 20 साल। 10 डिवाइडेड बाई 20.5, ये बचा 9.5। फिर मजीद डेप्रीशिएट हुआ 0.5, है ना सर? ये बचा कितने का? 9 का। और ये इसकी वैल्यू कब थी? 31 मई 2000। भाई 2009 में लिया, 2 साल क्या किया? डेप्रीशिएट किया। 2009 में लिया, 2 साल डेप्रीशिएट कर दिया। 2 साल डेप्रीशिएट करने के बाद बचा कितने का था? 9 का। अब हमने कहा सर इस दिन क्या आया? हमने कहा इसका सरप्लस आ गया, है ना सर? तो हमने कहा रीवैल्यूड अमाउंट कितनी थी? 11। तो हमने कहा सरप्लस कितने का आ गया? सरप्लस। अब सर इस सरप्लस की हमने क्या एंट्री बनाई? पीपी डेबिट ओसीआई 2 से, ये हमने बना दी होगी, है ना सर? इसका मतलब है ये जो ओसीआई यहाँ पर पेरेंट की बुक में 11 की आ रही है, इसमें सरप्लस कितने का शामिल है? 2 का शामिल है। कितने का शामिल है? 2 का इसके अंदर सरप्लस शामिल है। अभी कॉपी नहीं करना सर। ये 31 मई को हमने कर दिया, मानते हो सर? फिर हम आगे बढ़े। अब हमने कहा फिर क्या हुआ? 1 साल की और डेप्रीसिएशन आएगी। अब हमने कहा डेप्रीसिएशन, हमने कहा चले हम यहां से ये वर्किंग खत्म की, इधर देखो। हमने कहा नई कैरिंग अमाउंट कितनी हो गई? 1 जून 11 को कितनी हो गई थी? 11। हमने कहा अब डेप्रीसिएशन कितनी आएगी? 11 डिवाइडेड बाई लाइफ कितनी बची थी? 0.6। कितना हो गया? 10.4। अभी कॉपी नहीं है मेरा बच्चा, अब सुनना। अब इधर देखो, अब हुआ क्या? इस शख्स ने कहा, किस शख्स ने? इस शख्स ने, इसने कहा भैया हमने अभी तक सिर्फ एक एंट्री पास की है इस साल की, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट। ऐसा ही है, कितने से? 0.61, 0.66 से 0.6। सही है सर? इसने कहा हमने ये एंट्री पास की है इस साल, ये एंट्री रिकॉर्डेड है। क्या है सर? रिकॉर्डेड है। अब हमने कहा टू बी रिकॉर्ड। अब हमने कहा टू बी रिकॉर्डेड का मतलब क्या? इधर देखें सर, हमने कहा टू बी रिकॉर्डेड का मतलब ये है कि इसने ओसीआई डेबिट या रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट और रिटेन अर्निंग क्रेडिट वाली एंट्री भी नहीं बनाई, है ना सर? वो हमने कहा कितनी होगी? सरप्लस कितना आया था भाई? 2 का सरप्लस आया था। लाइफ कितनी थी? 0.1। हमने कहा ये कितना हो गया? 0.1। इसका मतलब ये है इंक्रीमेंटल डेप्रीसिएशन के नाम से ओसीआई कम होगा कितने से, और ये कितने से बढ़ेगा? 0.1। ये 0.1 से कम हुआ, रिटेन अर्निंग क्रेडिट हुई, और ओसीआई ये जो नॉर्मल बना देते हैं ना, रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट रिटेन अर्निंग क्रेडिट, इसने कहा मैंने ये सिर्फ ये एंट्री बनाई है। एक काम तो आपने ये कर लिया, आरवी क्लियर। सही है सर? अब हमारे पास सरप्लस बचा हुआ कितना था? मैं अगर आपसे पूछूं रिमेनिंग सरप्लस कितना है, तो आपने कहा सर रिमेनिंग सरप्लस है 2 माइनस 0.1। कितना हो गया? 1.9। हमने कहा 2। अब हमने कहा ये आ गया। अब हमने कहा भैया रिकवरेबल अमाउंट कितना है? 7.8। इसका मतलब है इंपेयरमेंट कितनी आ गई? 3.2 की क्या आ गई? अभी कॉपी नहीं, इधर देख लो। इंपेयरमेंट कितनी आ गई? 3.55। टेस्ट कर रहा है, देख लो यहाँ पर आइए 16 पढ़ा हुआ है। उसने कहा बेटा अगर पहले सरप्लस बचा हुआ हो तो सरप्लस खत्म करोगे, उसके बाद रिमेनिंग अमाउंट कहाँ जाएगा? हमने कहा 2.6। अब इधर देख लो भैया, इसने कहा ये एंट्री भी अब हमें बनानी है। क्या भाई? हमने कहा एसेट तो हमारा कम हो रहा है कितने से?
पीपी हमने क्रेडिट किया 2 पॉइंट, पहले हमने कहा हम सरप्लस को डेबिट करेंगे। सरप्लस बोले तो ओसीआई का कितना हो गया, हमने कहा ये हो गया 1.9 से हो गया डेबिट। रिमेनिंग अमाउंट कहाँ जाएगा, पीएनएल में इम्पेयरमेंट लॉस के नाम से, मतलब यहां पर हम सीआरई में लेकर जाएंगे कितना 0.7। इस एंट्री को सर अगर हम यहां पर पोस्ट कर दें तो हमने कहा क्या होगा इम्पैक्ट, हमने कहा डाउनवर्ड रीवैल्यूएशन की वजह से क्या हुआ 1.9 से ये कम हुआ और ये 0.7 से कम हुआ, और ये हमने सारी एडजस्टमेंट कर लिया। अब एक चीज बची है, वो क्या है, बैलेंस शीट। क्या बचा है, जरूरी नहीं होता, हाँ तो क्या कर रहा है, लिखा हुआ है भाई, वापसी अभी तक मिला नहीं ना तुझे गोल्ड मेडल। हाँ सर समझा, इसने लिखा हुआ है, सवाल गौर से पढ़े, समझा। सर क्या कह रहे हैं कि कंपनी की पॉलिसी है कि वो ट्रांसफर करता है। सर सवाल ये था कि जरूरी है क्या सरप्लस से रिटेन अर्निंग में लेकर जाएं, जरूरी, आईएएस की वर्डिंग है मे ट्रांसफर। सर ये जल्दी से कॉपी करें, और अगर आपने ये कॉपी कर लिया है तो इसका टोटल भी कर लें भाई। ये तो बचा 2, हाय हाय हाय, ये तो बचा 2। उनको मैंने, आप लोग देर से आए, मैंने कटवा दी थी, मैंने कहा ये एडजस्टमेंट अभी हम 35 नंबर का सवाल था ये आई थिंक, बल्कि शायद उस टाइम पे तो ये 35 का भी नहीं होगा, उस टाइम पे 50 का होगा। हाँ अब 35 का इन्होंने किया है, वरना उस टाइम पे एसीसीए 50 नंबर का कंसोलिडेशन देता था। 85 पॉइंट, अब सर आप देखें, अगर जो इंशाल्लाह आप जिंदगी में आगे बढ़ेंगे और आपको अंदाजा होता जाएगा, और मैं आपको सच बताऊं, मैं आजकल कुछ एक चीज देख रहा हूं, और मैं उस बच्चे को मैं मशवरा देने लगा हूं सर जिसको फाइनेंशियल इश्यूज नहीं है। एक तो उसको फाइनेंशियल इश्यूज नहीं है, और दूसरा कि सर जिसको इस बात का डर है कि वो सीए फर्स्ट अटेम्प्ट में फाइनल नहीं निकाल पाएगा। 2 चीज़ें, कंडीशंस एंड वाली कंडीशंस है, एक तो फाइनेंशियल इश्यूज भी ना हो और इस बात का डर हो कि भाई मैं सीए फर्स्ट अटेम्प्ट में कैफ नहीं कर पाऊंगा, और सीफैप अपना जो है फर्स्ट अटेम्प्ट में, तो इसका मतलब ये उसको मैं एडवाइस देता हूँ कि भाई तू एसीसी साथ साथ करिए। क्योंकि सर मैं आपको बताऊं, क्योंकि सर पाकिस्तान से बाहर हम माने ना माने एसीसीए और सीए विद आर्टिकल्स ऑलमोस्ट सेम है। अब जैसे यूएस में मैंने कहा ना कि 10 पॉइंट्स का फर्क है, सीए को वो 110 पॉइंट देते हैं, एसीसीए को 100 पॉइंट्स दे रहे हैं, और बीकॉम को 60 पॉइंट देते हैं। सही है सर। तो जब वहाँ पर आपकी जॉब होती है तो वो कहते हैं 150 क्रेडिट पॉइंट्स आपके पास होने चाहिए, क्रेडिट आवर्स होने चाहिए। तो सीए को वो देते हैं 110 आवर्स, एसीसीए को देते हैं 100, और बीकॉम को देते हैं 60, और ओ लेवल्स को देते हैं, ए लेवल्स को देते हैं 20। भाई बीकॉम इज ग्रेजुएशन, तुम लोगों को कदर नहीं है। वहां की रिक्वायरमेंट है कि आपके पास 150 क्रेडिट आवर्स होने चाहिए, बीकॉम 60 दे रहा है, ए लेवल्स 20 दे रहा है, इंटर ओ लेवल्स मैट्रिक तो कुछ भी नहीं दे रहे, 110, लेकिन आपको 150 चाहिए। अब मसला यही है कि हमारा बच्चा सिर्फ अगर सीए होता है ना, सिर्फ और सिर्फ, और उसने बीकॉम नहीं किया हुआ होता, तो उसको 110 आवर्स मिलते हैं, और वहां पे चाहिए होते हैं 150। इस चक्कर में उसकी जॉब का मसला होता है। मेरे ख्याल में सबको अलग अलग है, लेकिन इस वक्त जो पता नहीं कितने, लेकिन बीकॉम को बड़ी इज्जत देते हैं। सही है सर, अभी तक मेरे ख्याल में वो, अब उनको थोड़ी पता कि यहाँ पर जाम शोरों में कैसे बीकॉम हो रहा है। मैं सच बता रहा हूँ, जाम शोरों में अभी भी मेरे जो कुछ स्टूडेंट कुछ टाइम पहले थे, हमारे टाइम पे हमारे दोस्त हमारे साथ फॉर्म में लीड चीटिंग कर रहे हैं, बोले यार मैं बीकॉम के पेपर चल रहे हैं। मैंने कहा मतलब खैरियत, बोलता यार वहाँ पर एक बच्चे को पैसे दे दिए, उसको 20-25 हज़ार रुपये की सेटिंग कर ली उसके साथ, और आधे अभी थी, आधे रिजल्ट आने के बाद है,
और अगर वो नहीं किया तो उसकी फिर खैर नहीं है। बोला वो पेपर देगा हमारे बिहाफ पे, वो पास होगा, फिर उसको बाकी पेमेंट होगी और डिग्री मिल गई। तो आप लोग भी ये सेटिंग कर सकते हैं। फंसने के चांसेस फंसने के चांसेस कराची में हैं। आप इंटीरियर सिंध में तो जाएं, आपको पता चलेगा कि वहाँ पर तालीम का निज़ाम किस कदर मयारी है। यार आप मीरपुर खास की बात करते हैं, आप मीरपुर खास की बात करते हैं। हमारा यहाँ पे स्कूल में मैट्रिक में सेंटर पड़ा एनजेवी में, और मेरा दोस्त है उसका मामू एनजेवी में के अंदर टीचर। तो उसको तो भाई हर पेपर शुरू होने से पहले पेपर, अभी क्वेश्चन पेपर हाथ में नहीं आया और उसके पास आंसर मौजूद होता था। सही है, तो हम सब वो कर लेता था, फिर हम कहते थे अच्छा यार बता दे, चेक तो कर ले हमने सही किया है नहीं किया। चले सर बैलेंस शीट कर रहे हैं, ये बैलेंस शीट के बगैर सवाल थोड़ी होगा। ये मिटा दूं? हाँ सर, आखिरत में तो हिसाब इसका बड़ा होता है, आपको पता ही है। फर्म में यार, फर्म में जो पवे लगवाते हैं उनका भी आए सर आए, ये अल्लाह बेहतर जानते हैं। तो ऊपर जाएंगे तो पता चलेगा भाई, या ऊपर या नीचे खबर में जाएंगे। सही है सर, आए सर है। लेकिन ये एक रिलीजियस मसला है। सही है सर, एक रिलीजियस मसला है ये, एक रिलीजियस मसला। एक बंदे ने पूछवाया था, बोले यार अगर मैं कहीं रिश्वत दे के, जैसे अक्सर होता है ना हुकूमत में, मतलब आप साईं है ना, तो भी अब जो बड़ा साईं है ना वो आपको बोलेगा पैसे दे तो तेरी सरकारी नौकरी करवाऊंगा। ऐसा नहीं कि बेचारे हर साईं की हो जाती है, ये अपनों को भी अल्लाह माफ़ करे नहीं छोड़ते। तो किसी ने बोला यार मैं मेरिट पे हूँ, सब कुछ हूँ, लेकिन उसने कहा कि भैया मैं जो है ना रिश्वत पे दे के बगैर नौकरी नहीं हो रही, और कोई छोटी मोटी पोस्टिंग और 1.5 लाख की रिश्वत है। उसने मसला ये पूछा कि यार ये 1.5 लाख की रिश्वत में दे तो रहा हूँ, जॉब तो हो जाए, देखिए इसका गुना तो है, ये तो मुझे पता है, लेकिन जो आगे में इनकम कमाऊंगा क्या वो हराम होगी? तो उसका जवाब बोला कि नहीं, बोला वो इनकम आपकी हराम नहीं है अगर आप मेहनत कर लें। लेकिन मैं आपको ना सर, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि हम सबका दिल सबसे बड़ा मुफ्ती है, और ये हमें अल्लाह माफ़ करे हर काम पे लगा देता है। मैं आपको एक छोटी सी बात कहता हूँ। मेरा एक दोस्त है, और टीचिंग फील्ड से ही है, सीए ही पढ़ा रहे हैं, और मेरे एक और टीचर हैं जो कि वो भी सीए ही पढ़ा रहे हैं, और वो दोनों सरकारी एम्प्लॉय हैं। दोनों सरकारी नहीं 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 नहीं, वो तो फिर टाइम देते हैं, देखिए वो तो फिर टाइम देते हैं, वो दोनों टाइम नहीं देते, और वो सिर्फ और सिर्फ कैफ लेवल को पढ़ा रहे हैं, नाम नहीं बताऊंगा। मैंने एक दफ़ा उनसे पूछा, मैंने कहा मतलब उनमें से जो खास तौर पे एक साहब हैं, उनसे मेरी बहुत अच्छी दोस्ती है। मैंने कहा कि जो है सर देखें वो पूरा टाइम देते हैं 9 से 5। मैं उनके कह रहा हूँ कुछ लोग, मैंने उनसे पूछा कि यार आप मतलब सरकारी नौकरी कर रहे हैं और साथ में आप फुल टाइम टीचिंग भी कर रहे हैं, सीए भी पढ़ा रहे हैं, ये सब बाकी चीज़ें भी पढ़ा रहे हैं। मैंने कहा कि सर क्यों है ऐसा ना, तो उनको मैंने बताया कि सर आपको नहीं लगता कि हराम कर रहे हैं? मैंने कहा यार, अब उनके देखिए उन्होंने अपने दिल में एक फतवा बनाया भाई, क्या उन्होंने देखें सर मैं हूँ सिंध सेक्रेटेरिएट में, और मेरा जो काम है ना वो काम है बजट से होता है 1 महीने पहले का। उन्होंने कहा सर 1 महीना मैं जाता हूँ और मैं बहुत मेहनत करता हूँ, और उसके बाद बाकी 11 महीने छुट्टी करता हूँ, तो सर 1 महीना तो अपना काम कर दिया ना। मैंने कहा सर आपको क्या पैसे काम की बेसिस पर मिल रहे हैं या वहाँ पे अटेंडेंस की बेसिस पर मिल रहे हैं? अब सरकारी नौकरी अटेंडेंस की बेसिस पे मिल रहे हैं ना। तो सर पॉइंट क्या है कि हम ये सोचते नहीं है, और उनके दिल ने उनको क्या मुफ्ती बना दिया है कि यार तू 1 महीने में पूरे 12 महीने का काम करता है, तो तेरे लिए इनकम क्या है? हलाल है, तुझे कोई मसला ही। एक कंपनी का मैं ऑडिट पे गया, वो बिल्कुल जो है फैमिली पैक टाइप की कंपनी थी, वहाँ पर एक बंदा था अकाउंट्स का बंदा ना। अब यार मैंने देखा कि वो बुजुर्ग हैं और वो अकाउंट्स का बंदा इस पोजीशन में था कि वो ऑनर्स को ब्लैकमेल कर रहा था। 11 से बजे आता, 3 बजे चले जाता। एक दिन अब था मेमन, अब हमने उससे दोस्ती बनाई, फिर मैंने कहा यार, हमने कहा यार क्या करते हो यार, 11 बजे आते हो 3 बजे चले जाते हो। अब आप देखें उसके दिल ने उसको कैसे मुफ्ती बनाया हुआ है। ये हमारे दिल का हमें एहतसाब करना चाहिए। उसने बोला नहीं, उसने बोला कि यार भाई तुम्हें पता है मैं 11 से 3 के टाइम में भी, सुन लो सर इंपॉर्टेंट बात है, उसने कहा मैं 11 से 3 के टाइम
पे भी मैं जो है अपने आप को पूरा टाइम दे रहा हूँ। बोला ये जो सेठ है ना, इसका भाई, सेठ का भाई, और मुझे भी 75,000 रुपये मिलते हैं 11 से 3 में, और जो सेठ का भाई है ना, ये आता नहीं है, इसको भी 75,000 मिलते हैं। तो ये तो आ नहीं रहा और मैं आ रहा हूँ, और 4 घंटे में कितने कमा रहा हूँ? 75,000। तो उसने अपने आप को, दिल को ये लॉजिक दी हुई थी कि मैं इसलिए सही हूं कि, तो सर ये सब चीजें जो है ना गलत है। आए सर आए, अब हम बैलेंस शीट पे आते हैं। सर बैलेंस शीट जल्दी ये मिटा रहा हूं। अभी हो जाएगी बैलेंस शीट कंसोलिडेटेड एसओ एफ पी पे हम आते हैं। कंसोलिडेटेड एसओ एफ पी। सर सबसे पहले आऊंगा पीपीई 112 प्लस 60 प्लस 26 प्लस 24 प्लस 24 प्लस 3.6 माइनस 2 पॉइंट, सर ये 2.6 कौन से हैं? प्लस 6.12 किस चीज के भाई? ज्वाइंट ऑपरेशन से जो आए थे। तो हमने कहा सर टोटल पीपी कितने हो गए? मेरा बच्चा टोटल पीपी जल्दी, नमाज का भी टाइम हो रहा है। कितना? 229 या 8 भाई? अच्छा सर इधर देख लें, अब 2 सब्सिडीज हैं। गुडविल 5 प्लस 1 कितना हो गया? सर क्या फाइनेंशियल एसेट्स आ रहे हैं बैलेंस शीट में? 9 प्लस 6 प्लस कितने हो गए? 20 इन्वेस्टमेंट्स आएंगी। सर करंट एसेट्स पे मैं आऊंगा, बताएं करंट एसेट्स में क्या आएगा? 5 प्लस 7 प्लस 12 प्लस ज्वाइंट ऑपरेशन का कितना आएगा? 8 आएगा। और पक्की बात है कितना हो गया? कोई चीज मिस तो नहीं कर रहे हम? जॉइंटली कंट्रोल्ड ऑपरेशंस। सर वो तो हमने कहा इन्वेस्टमेंट थी ना, वो इन्वेस्टमेंट तो हम क्रेडिट कर दी ना हमने। टोटल कितना हो गया? 29, ऐसा ही है। आए सर आए, आगे बढ़ते हैं। इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज। शेयर कैपिटल कितना? 25। बेटा ये क्या हो गया, घर पे आएगा फिर वो। सीआरई शेयर प्रीमियम तो नहीं है? 85.0। आगे कितनी आई? 2 थी ना? कितना? 27.64। बाकी सर हमने कहा लाइबिलिटी में क्या आएगा मेरा बच्चा, जल्दी बता दें। सर ओसीआई आएगा। यस सर, पेरेंट का ओसीआई भी तो लेंगे, भूल गए हम। ओसीआई सर एनसीआई से वैसे उसूलन पहले आना चाहिए। हमने कहा ओसीआई कितना है? 2। और हमने कहा एनसीआई 17.2 प्लस 10 पॉइंट कितना? और आगे बढ़े, हमने कहा सर नॉन करंट लाइबिलिटीज में क्या क्या आएगा? 50
प्लस 20.84, बस और कुछ तो नहीं आएगा। वो बेटा ये क्या है 0.84? 94.84। और हमने कहा सर अगली चीज, हमने कहा सर करंट लाइबिलिटीज में क्या क्या आएगा? 47 प्लस 6 प्लस प्लस, और सर कुछ और नहीं आएगा? 6.6, कितना आ रहा है टोटल? कोई चीज भूल तो नहीं गए हम? ख्याल रखना है आपने। तो 96.12। सर देख रहे हैं अब आप, ये इतना बड़ा सवाल है, इसमें बहुत हद तक चांसेस है कि हम क्या करें, कुछ। तो इसका आसान हल क्या होता है, क्वेश्चन के साथ साथ छोटा मोटा पेंसिल से पेपर में भी, या पेपर में एक और आसान हल अभी सिखाऊंगा, वो जब, अभी नहीं मतलब अगले क्लास में, बैलेंस शीट। क्योंकि यहाँ पर सर बोर्ड में इतनी गुंजाइश नहीं होती है, तो हमने कहा बैलेंस शीट का आप फॉर्मेट पहले तैयार रखें, चीजें उसमें। तो हमने कहा सर इस सवाल के लर्निंग आउटकम कौन लिखेगा? लिखवाएं लर्निंग आउटकम। ज्वाइंट ऑपरेशन एंड स्टेप एक्विजिशन इन सिंगल क्वेश्चन, लर्निंग आउटकम नंबर 1। 1 क्या था? हाँ, लर्निंग आउटकम नंबर 2, ज्वाइंट ऑपरेशन एंड स्टेप एक्विजिशन इन सिंगल क्वेश्चन। लर्निंग आउटकम नंबर 2, ज्वाइंट ऑपरेशन एंड स्टेप एक्विजिशन इन सिंगल क्वेश्चन। लर्निंग आउटकम नंबर 3 क्या होगा? revaluation adjustment of parent in consolidation, revaluation adjustment of parent in consolidation। क्या हम क्लियर हैं? तो सर मंडे को मिलते हैं, वेडनेसडे को मोस्ट प्रोबेबली क्लास नहीं रखेंगे। नहीं सर ये लास्ट डे रिवीजन नहीं है, अभी तो ये सिर्फ बिस्मिल्लाह है भाई। अब हम बड़े बच्चे। जी मेरा बच्चा, किसी का कोई भी सवाल है ऑनलाइन वाले बच्चों को कॉपी करना है तो कॉपी कर लें। ठीक है ना? ओके, अल्लाह हाफिज।